हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 21 सितंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग। आप प्लीज़ अगर इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल को डिस्कवर कर रहे हैं तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी 500 सब्सक्राइबर काउंट और उसको ब्रीच कर दीजिए, क्योंकि I promise you I'm planning out on something huge. मैं सच में I have to come up with videos जो आपको एक larger level पे help कर सके. Things you are paying lakhs of rupees for, you will get them free. और जिस तरह के आप I very closely monitor your suggestions and your comments below the video. तो अगर आप कुछ कहते हैं कि आप मैम इस पे वीडियो बनाइए या फिर ये समझा दीजिए, I actually pick them up and talk about them in my videos. तो अगर आप 500 सब्सक्राइबर काउंट कर देंगे तो मुझे कम्युनिटी टैब मिल जाएगा, जिससे कितने लोग मेरी उन तरह के वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं जो आई एम प्लानिंग ऑन देम, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा. सो एज फार एज नाउ टुडेज वीडियो इज कंसर्न, मैं अगर थोड़ा सा ब्रीफ आउटले आपको देना चाहूँ तो इट इज गोइंग टू बी a lot about the details of various concepts जो हम पिछले एक महीने से पढ़ रहे हैं. स्पेशली हम देखेंगे लंपी स्किन डिसीज के बारे में, कैसे चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, क्या नई नई फाइंडिंग्स आई हैं. फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल भी है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन सेक्शंस भी हैं इंडियन एक्सप्रेस के. हम देखेंगे क्या वेस्ट को भारत की ज़्यादा ज़रूरत है या फिर इंडिया को ज़्यादा ज़रूरत है वेस्टर्न कंट्रीज़ की. वी विल कंपेयर बोथ द सिचुएशंस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. चाइना रिमेन्स फॉर्मिडेबल चैलेंज, सेज नेवी चीफ. देखिए क्या हुआ है कि नेवी चीफ द्वारा क्या स्टेटमेंट्स आई हैं कि चाइना एक बहुत ही फॉर्मिडेबल चैलेंज है हमारे लिए. मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत ही उनके साथ डील करना, इट इज़ ह्यूज. चाइना इज गेटिंग ह्यूज विद एवरी पासिंग डे. तो हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट है उनके साथ डील करना, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है. क्योंकि उसने अपनी जो प्रेजेंस है चाइना ने बहुत सारी जगहों पे लैंड बॉर्डर्स के आसपास और इनफैक्ट मैरीटाइम डोमेन में भी काफ़ी अपनी प्रेजेंस बढ़ा दी है. नेवी चीफ का ये कहना है कि देखिए चाइना क्या करता है, चाइना अपनी कंटिन्यूस प्रेजेंस बनाने की कोशिश करता है इंडियन ओशन रीजन में. 2008 से लेके अभी तक हम ये चीज़ देख रहे हैं. लेकिन वो क्या कहता है, देखिए आपको कोई बहाना चाहिए, राइट. यू हैव टू हैव अ रीजन टू स्टेट, यू हैव टू हैव अ रीजन टू गिव टू द सराउंडिंग नेशंस. आप यहाँ क्यों हो, इंडियन ओशन रीजन में आप क्या कर रहे हो, वाई आर यू प्रेजेंट हियर. तो आपका मैरीटाइम प्रेजेंट वहाँ पे वो इसीलिए है मैरीटाइम प्रेजेंस. वो कहते हैं कि हम एंटाई पायरेसी ऑपरेशंस करते हैं, पायरेसी ना हो जाए, डेकोइटी ना हो जाए या इन तरह के लूट पाट जो होती है वहाँ के आसपास में. तो इन सारी कंसर्न्स की वजह से हम अपनी प्रेजेंस मेंटेन हमने की हुई है. So at any point, we have anything between 5 to 8 Chinese नेवी यूनिट्स, मतलब 5 से 8 चाइनीज नेवी यूनिट हमेशा आपको यहाँ सतर्क मिलेंगी ही. चाहे आप उन्हें वॉरशिप्स के रूप में देखिए या रिसर्च वेसल्स के रूप में देखिए, दे आर ऑल द सेम. वो कहते कुछ है लेकिन रिसर्च वेसल भी उनकी सर्वेलेंस वेसल ही होती है. फिशिंग वेसल्स हो, कोई भी हो, इंडियन ओशन रीजन में इनका जो प्रेजेंस है वो काफ़ी प्रोमिनेंट है, सिग्निफिकेंट है. और इसीलिए इंडियन नेवी क्या करती है, दे कीप अ विजिल, दे कीप अ वॉच ऑन देम and see how they are undertaking their activities in the Indian Ocean region. और अगर हम इंडियन ओशन रीजन की बात करें तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि जो जिबूती है, जो जिबूती कंट्री है, यानी कि जो अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे ऑलरेडी उनका बेस है. आपको ये बात पता है, राइट. और ऑब्वियसली वो बहुत सारे पोर्ट्स जो डेवलप कर रही है इंडियन ओशन रीजन में, जैसे आप श्रीलंका में देखते हैं, म्यांमार में, पाकिस्तान में, इन जगहों पे भी अपना पूरी तरह से इंडिया के आसपास जितना भी मैरीटाइम डोमेन है उसमें अपना प्रेजेंस उसने बना लिया है. तो अगर किसी भी तरह के लैंड सिक्योरिटी इश्यूज या मैरीटाइम सिक्योरिटी इश्यूज, दोनों को साथ में लेके चलना बहुत जरूरी है as far as our huge neighbor China is concerned. Okay, EWS quota does not erode rights of SCs, STs and OBCs center. देखिए अभी तक क्या कंसर्न्स आ रहे थे पिटिशनर्स द्वारा, जो EWS जो 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को मिलती है, उसमें जब सबसे पहले पिटिशनर ने बात करनी स्टार्ट की तो उनकी पहली आर्ग्यूमेंट ही ये थी कि आप इसको करने, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि सोशली और एडुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं सिर्फ और सिर्फ उनको रिजर्वेशन मिलेगा. कोई भी इस तरह का एफर्मेटिव एक्शन नहीं होना चाहिए जिसमें से इनको एक्सक्लूड किया जा सके, ठीक है. लेकिन पिटिशनर्स का ये कहना था आप EWS कोटा को ला के बिल्कुल ऑन द फेस ऑफ इट आप
इन सारी कम्युनिटीज को हटा देते हो उनमें से, वो है ही सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए, जो इकोनॉमिकली वीकर जनरल कैटेगरी है। तो उनका ये स्टेटमेंट ये था। इस स्टेटमेंट को काउंटर करते हुए सेंटर की तरफ से क्या आर्ग्यूमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट में, उनका ये कहना है कि देखिए ये 10% जो कोटा है वो किसी भी तरह से स्केड्यूल्ड कास्ट, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स या अदर बैकवर्ड क्लासेस के राइट्स को इरोड ही नहीं करता, क्योंकि उनको तो 50% रिजर्वेशन ग्रांटेड है ही ना। उनके 50% में से तो आप नहीं ले रहे। इरोजन तब होगा जब आप उनके 50% में कहो जी अब आपके पास सिर्फ 40% ही रिजर्वेशन है, 10% हम रख रहे हैं। इट इज ओवर एंड अबव 50% रिजर्वेशन। वो अलग बात है कि एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी है कि आप 50% के जो मार्क है, जो इंदिरा साहनी जजमेंट में मेंशन किया गया था कि 50% से ज्यादा कभी भी आप कोटा नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो बचा हुआ सेक्शन है, जो अनरिजर्व सेक्शन है, उनके साथ गलत हो जाएगा, राइट। उनको आप 50% भी मेरिट के बेसिस पे या किसी भी मेरिट के बेसिस पे 50% भी उनको वो नहीं मिल रही सीट्स, तो दैट्स रॉन्ग। ये आर्ग्यूमेंट इंदिरा साहनी जजमेंट ने रखी थी अपने में, ठीक है। लेकिन वो अलग बात है, अभी इन्होंने काउंटर इसलिए किया है कि हम तो इट इज ओवर एंड अबव द 50% रिजर्वेशन कोटा, राइट। व्हाई आर यू स्कैर्ड अबाउट इट? वी आर नॉट एट ऑल इरोडिंग देयर राइट्स। और इनका ये कहना है, देखिए जो ये कम्युनिटीज हैं, एससीज, एसटीज और ओबीसीज, ये सेंटर का कहना है कि दे आर ऑलरेडी लोडेड विद द बेनिफिट्स बाय वे ऑफ ह्यूज एफर्मेटिव एक्शंस। कैसे लोडेड है? क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारी जगहों पे, इनफैक्ट इन्होंने इलस्ट्रेट भी किया है एग्जाम्पल्स के थ्रू, अटॉर्नी जनरल ने। इन्होंने कहा है, देखिए आप कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स उठा के देख लीजिए। अगर आप स्टार्ट होते हैं रिजर्वेशन प्रमोशन से लेके जॉब्स में से लेके पंचायत तक, पंचायत में भी रिजर्वेशन है, म्यूनिसिपल बॉडीज में रिजर्वेशन है, आप एमपी बनना चाहते हैं उसमें रिजर्वेशन है, लेजिस्लेटिव बॉडीज, एवरीवेयर। तो इन तरह के रिजर्वेशन जब आपको हर जगह मिले हुए हैं, तो अगर जनरल कैटेगरी यानी कि ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे क्या गलत हो जाएगा, अगर जो सच में पिछड़े हुए हैं, जो अपना सही से अपने आप को अपब्रिंग नहीं कर पा रहे, उनको अगर थोड़ा सा कोटा मिल भी जाएगा, तो व्हाट इज हार्म इन दैट? वी आर नॉट एट ऑल टेकिंग योर राइट्स अवे। तो अब कुछ इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स हैं जो आपको ट्रबल कर सकते हैं। देखिए जो इकोनॉमी है ना, आप हमेशा सोचते होंगे कि क्यों, व्हाई आई पे सो मच एम्फेसिस ऑन द इकोनॉमिक आर्टिकल्स, क्योंकि मुझे पता है कि सबसे ज्यादा जो किसी एक बिगिनर को, या फिर एक बिगिनर क्या, अगर आप इकोनॉमिक बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो सबसे मुश्किल अगर एक पूरी न्यूज़पेपर में समझना कुछ है तो इकोनॉमिक टर्म्स, क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जो आरबीआई है, जो बहुत तरह की आप पढ़ते हैं, ऐसी ऐसी टर्म्स लिखी होती हैं जो हमें समझ नहीं आती। एंड दैट इज द रीजन, कल भी मैंने जब विंडफॉल टैक्स को इतना डिटेल में डिस्कस किया, रॉयल्टी वगैरह सब कुछ समझाया, द सोल रीजन इज बिकॉज आई नो यू पीपल फेस प्रॉब्लम इन particularly in this section and hence my emphasis on economy। तो अगर हम बात करें ये आर्टिकल क्यों important है, important in the sense ये टर्म जाननी हमें क्यों जरूरत है। need to be ready to prevent any black swan event says finance minister। black swan event क्या होता है अगर मैं आपको बताऊंगी तो इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी अभी मैं बताऊंगी आपको, लेकिन उससे पहले हम इसकी एक कर्सरी रीडिंग दे देते हैं। देखिए फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या स्टेट किया है कि जो फ्यूचर होने वाला है फाइनेंस का, वो बहुत ही ज्यादा ड्राइव किया जाने वाला है डिजिटाइजेशन से। ऑब्वियसली जो लेंडिंग एक्टिविटीज है, फिनटेक है, मॉनिटरिंग है, सर्वे है, सब कुछ डिजिटाइज्ड होने वाला है। ऑब्वियसली डिजिटाइजेशन इज द न्यू ऑयल ऑफ कोर्स। तो इनका यही कहना है कि बहुत ज़्यादा हम रोल देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फिनटेक एरियाज में, जैसे क्राइम को डिटेक्ट करना, फ्रॉड डिटेक्ट करना, क्वांटिफाई करना कि रिस्क है कितना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आई वुड सजेस्ट आप प्लीज इस वर्ड को, इस एक्रोनिम को नोट करके रखिए, क्योंकि यू कैन यूज इट एनीवेयर। यू कैन एक्चुअली आप कहीं भी इसे लिख सकते हैं कि ऐसा होने वाला है, इन कंक्लूजन्स एनीवेयर। तो रेफरिंग टू द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस एज VUCA, विच इज VUCA। V stands for volatile, U stands for uncertain, C stands for complex and फिर बाकी totally ambiguous। So A stands for ambiguous, मतलब volatile मतलब जैसे हम ऑयल में देख रहे हैं, आज प्राइस ज्यादा तो कल कम, तो इतना वॉलेटाइल कि कुछ पता ही नहीं है कब क्या हो जाए। अनसर्टेन, वही अनसर्टेनिटी, डाउट, हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअल में होने क्या वाला है, हम श्योरिटी के साथ बता ही नहीं सकते, राइट। कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। एम्बिगस मतलब क्या होता है? कंफ्यूजिंग। एम्बिगस मतलब जिसका स्टेटस अभी क्लैरिफाइड नहीं है, कभी भी स्टेटस चेंज हो सकता है। तो ये व्यूका का सारा एक ही मतलब है वैसे, अनसर्टेनिटी या वॉलेटिलिटी, ठीक है। तो इन्होंने यही कहा है कि इस सारी चीजों में
हमें ज़रूर वी हैव टू बी रेडी, वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर द वर्स्ट पॉसिबल इवेंट दैट कैन हैपन, मतलब ब्लैक स्वैन इवेंट। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्लैक स्वैन इवेंट के बारे में बता देती हूँ कि है क्या, कहीं भी आप पढ़ें इसको। देखिए, अगर आप एक रेगुलर न्यूज़पेपर फॉलोअर हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, बहुत अभी रिसेंटली, आई थिंक ये मई या जून की बात है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई गवर्नर है, उन्होंने भी कहा था कि बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो एफपीआई आउटफ्लोज हो रहे हैं, आपको ये बात मैं कितनी बार समझा चुकी हूँ, राइट, जो एफपीआई के कैपिटल आउटफ्लोज हो रहे हैं हमारी कंट्री में से, वो अराउंड $100 बिलियन, 100 बिलियन तो हो भी चुके हैं। तो तब आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि हम खुद को लेके प्रिपेयर्ड हैं कि अगर बाय चांस एक ग्लोबल रिस्क सिनेरियो में या फिर एक ब्लैक स्वैन इवेंट हो जाए, तब भी हम उसके लिए प्रिपेयर हैं कि हमारे पास इनफ फॉरेक्स रिजर्व है, सब कुछ है, वी आर नॉट एट ऑल कंसर्न्ड अबाउट दैट। तो ब्लैक स्वैन इवेंट होता क्या है? देखिए, ब्लैक स्वैन इवेंट कोई भी एक रेयर, यानी कि जो सदियों में होने वाला कभी एक बार इवेंट होता है, अनप्रिडिक्टेबल इवेंट होता है, जो आप कभी प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, जो आपके लिए सरप्राइज या शॉक के फॉर्म में आएगा और जिसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे बहुत ही बड़ा और लॉन्ग टर्म होगा। तो मैंने इतनी 2-3 बातें बोल दी। तो इस पूरी डेफिनेशन में से 2-3 टर्म्स हैं जो मैं आपको स्पेसिफाई करके बताती हूँ कि ब्लैक स्वैन इवेंट कब ब्लैक स्वैन बनता है। तो सबसे पहले तो नंबर 1 जो इसका क्राइटेरिया होता है कि ये जो इवेंट है एक्सट्रीमली रेयर होना चाहिए, मतलब बहुत ही रेयर, आपके रेगुलर एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ही बाहर, आउटसाइड द रेलम ऑफ रेगुलर एक्सपेक्टेशंस। अगर मैं दूसरे नंबर की बात करूं तो आपको ये याद रखना है कि जो इसका इम्पैक्ट है, अगर इस तरह का इवेंट हिट कर गया आपकी इकोनॉमी को या फिर आपकी सोसाइटी को, तो उसका जो इम्पैक्ट होने वाला है लोगों पे, आपकी इकोनॉमी पे, वो बहुत ही सीवियर होने वाला है। ओके, तीसरी कंडीशन देखिए, 3 कंडीशंस होती हैं, 3 डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक ब्लैक स्वैन इवेंट के। पहला मैंने बता दिया एक्सट्रीमली रेयर, आउटसाइड द रेलम ऑफ रेगुलर एक्सपेक्टेशंस। दूसरा मैंने बता दिया सीवियर इम्पैक्ट। और तीसरा ये है कि आप हाइंडसाइट में जब इसे देखेंगे, मतलब मैं आपको बताती हूँ हाइंडसाइट क्या होता है। सबसे पहले तो देखिए, जब एक इवेंट हो जाता है ना, जब कुछ भी हो जाता है, जब फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान कुछ बन जाता है, तो हम उसको कहते हैं ना कि यार हमें तो हमेशा से ही पता था, यू आर गोइंग टू बी देयर, वी ऑलवेज न्यू इट। जब चीज़ें हो जाती हैं ना, जब इवेंट्स हो जाते हैं, फिर प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन जब हमारे पास होती हैं, इसने ऐसा किया या इससे पहले ये हुआ इसीलिए आज ये हो रहा है, तब चीज़ों को कहना बड़ा आसान लगता है। जैसे कि अगर एक ब्लैक स्वैन इवेंट हो गया, फिर उसके बाद जब बड़े सारे रिसर्च पेपर या सब अपने रीजंस लेके आ जाते हैं, तो बड़ा आसान लगता है कि हाँ शायद पॉसिबिलिटी थी ही इसकी होने की। तो इस तरह के इवेंट को ब्लैक स्वैन इवेंट कहते हैं। ये 3 क्राइटेरिया अगर मीट कर गए तो इट इज नोन एज अ ब्लैक स्वैन इवेंट। अगर हम बात करें इस टर्म का ओरिजिन क्या है, वो भी मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ कि इसका ओरिजिन भी वही है। ब्लैक स्वैन जो आप देख रहे हैं ना, इसका सच में ब्लैक स्वैन ही है इसका मतलब। अगर ब्लैक स्वैन, वैसे तो जो थ्योरी है, जो इकोनॉमिक थ्योरी है ब्लैक स्वैन थ्योरी, वो नसीम निकोलस तलेब जी ने दी थी 2001 में। मतलब उनकी एक बुक आई थी 2007 में, पहले उन्होंने बोला 2001 में था, 2007 में उन्होंने एक बुक लिखी थी द ब्लैक स्वैन, द इम्पैक्ट ऑफ द हाईली इम्प्रॉबेबल। तो उन्होंने देखिए क्या कहा था कि उन्होंने इस टर्म को एक्शन में लिंक किया था ब्लैक स्वैन इवेंट से ही। मतलब यूरोपियंस क्या होते थे, वो अपनी पूरी जिंदगी ये बिलीव करते थे कि स्वैन्स वाइट कलर की होती हैं, ठीक है, सब ही ये बिलीव करते थे, वेस्ट पूरा जो है ये बिलीव करता था कि स्वैन्स जो हैं सफेद रंग की ही होती हैं, until in 1697। क्योंकि 1697 में अचानक से एक डच एक्सप्लोरर को क्या पता चला कि उसने स्पॉट कर लिया एक ब्लैक स्वैन को, मतलब व्हाइट स्वैन से ब्लैक स्वैन हो गया। ऑस्ट्रेलिया में जब वो डच गया हुआ था एक्सप्लोर करने के लिए, तो उसने ऑस्ट्रेलिया में एक ब्लैक स्वैन को देख लिया। तो तब से ये मेटाफर जो है ब्लैक स्वैन इवेंट यूज किया जाता है कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे या किसी भी एक उस पे जितनी भी एक्सपेक्टेशन जो, उसके अलावा भी कुछ अचानक से हो जाना, एकदम इम्पॉसिबल का भी पॉसिबल हो जाना या अराइज हो जाना, उसको ब्लैक स्वैन इवेंट कहते हैं। जैसे कि 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस आप देख सकते हैं जो हुआ था, वो भी एक ब्लैक स्वैन इवेंट ही कहा जाता है। ओके, नेपाल्स प्रेसिडेंट रिफ्यूजेस टू रैटिफाई सिटीजनशिप बिल। अब आप सोचेंगे कि मैं नेपाल, पाकिस्तान को भी हम डिस्कस करेंगे, अभी उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, हम क्यों डिस्कस करते हैं ये। देखिए, आई कैन वाउच फॉर इट एंड आई एम
सजेस्टिंग यू एज वेल, आप एक बार को यूरोप छोड़ सकते हैं, आप एक बार को हर एक कंट्री का डोमेस्टिक क्या हुआ है स्वीडन में अभी रिसेंटली, मुझे पता है आप सोच रहे होंगे मैंने डिस्कस क्यों नहीं किया, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, यू कैन एक्चुअली लीव ऑल ऑफ दैट, बट यू कैनॉट लीव पाकिस्तान, you cannot leave what is going within Sri Lanka, you cannot leave Nepal, Bhutan, any country, क्योंकि ये हमारे neighbors हैं, और you can get questions on the domestic politics of our neighbors also, क्योंकि फिर वो लिंक्स करके इंडिया से पूछ लेते हैं कि हमें क्या बेनिफिट होगा ये सब वगैरह, ठीक है। तब ये जो सिटीजनशिप बिल है जो उनकी विद्या देवी भंडारी जी हैं, यानी कि जो नेपाली प्रेसिडेंट है, उन्होंने वापस कर दिया है ये सिटीजनशिप बिल को। और देखिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसमें, उनका ये कहना है कि पहले आप हाउस में प्रॉपरली इनको डिस्कस करिए। ये जो सिटीजनशिप बिल है उनका, ये डिफाइन करता है एंटाइटलमेंट फॉर सिटीजनशिप बेस्ड ऑन मैरिटल ग्राउंड एंड इंश्योर्स नॉन वोटिंग सिटीजनशिप टू नॉन रेजिडेंट नेपालीज लिविंग इन नॉन सार्क कंट्रीज, यानी कि नॉन वोटिंग सिटीजनशिप आप उनको दोगे जो नॉन सार्क कंट्रीज में रहते हैं लेकिन है नेपालीज, वैसे सिटीजन, वैसे मतलब ओरिजिन उनका नेपाली है, वहीं पे पैदा हुए थे। और ये सारे इस पूरे उसको वापस भेजा गया है रिव्यू के लिए प्रेसिडेंट द्वारा। ऑलरेडी ये 2 बारी पास कर चुका है पार्लियामेंट, लेकिन व्हाट प्रेसिडेंट सेज इज कि आप इसमें बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो सही नहीं है, काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है उनको, तो आप उस बात पे प्लीज कंसल्ट करें एक दूसरे से, सारी पार्टीज मिलके। तो देखिए पहली बात तो नया सिटीजनशिप, आज तक आप सोच रहे होंगे कि नेपाल के पास सिटीजनशिप बिल ही नहीं है, हमारे यहाँ पर जो सिटीजनशिप का कब से है, जब से हमारा संविधान बना है, तो इनके पास मतलब सिटीजनशिप एक्ट ही नहीं है कोई, अब पहली बार ये सिटीजनशिप देने लगे हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको नेपाल की हिस्ट्री के बारे में पता है तो आप ये तो सिविक्स की जो किताबें हुआ करती थी, आई थिंक 6th क्लास में ही पढ़ लेते थे हम, तो नेपाल जब डेमोक्रेसी में ट्रांजिशन हुआ था, डेमोक्रेसी मतलब आपको पता है कि पहले मोनार्की हुआ करती थी नेपाल में, तो फिर जब वो इट एक्चुअली केम आउट ऑफ मोनार्की 2006 में एंड ट्रांजिशनड इनटू अ डेमोक्रेसी, तो फिर क्या हुआ था कि बहुत सारा फिर मल्टी पार्टी सिस्टम वगैरह हमने देखा। फिर 2015 में क्या हुआ, इन्होंने एक सारी पार्टीज ने मिलके कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, ठीक है। अब क्या हुआ कि जितने भी नेपाली सिटीजन्स थे जो 1990 से पहले बॉर्न हुए, वो सब तो ऑटोमेटिकली नेचुरलाइज्ड सिटीजन बन गए, ठीक है, लेकिन जो उनके बच्चे थे उनको सिटीजनशिप नहीं दी गई। मतलब वैसे तो 2015 था पहले, अब इन्होंने 1990 कर दिया था, तो 1990 से पहले जितने भी लोग नेपाल में पैदा हुए थे, व्हेन दे वर बोर्न देयर, तो वो नेचुरली सिटीजन बन गए वहां के, लेकिन उनके जो बच्चे थे दे रिमेन्ड विदाउट सिटीजनशिप एज दैट वाज टू बी गाइडेड बाय अ फेडरल लॉ। मतलब एक लॉ लाना पार्लियामेंट द्वारा बहुत जरूरी था उनके बच्चों को सिटीजनशिप नेपाल की देने के लिए, इसीलिए ये लॉ लाया जा रहा है, सिटीजनशिप लॉ, ठीक है, तो या सिटीजनशिप बिल है अभी तो खैर। अब देखिए क्या क्रिटिसिज्म ऐसे हैं जो इसके हो रहे हैं। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि जेंडर जस्टिस के खिलाफ जाता है ये बिल, और इसीलिए विद्या देवी भंडारी भी यही कहते हैं कि आप प्रॉपरली डिस्कस करिए इसको, क्योंकि अगर आप इनके इस बिल की कर्सरी रीडिंग देंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके आपस में जो आर्टिकल्स हैं या क्लॉजेस हैं उनके, वो आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। एक आर्टिकल बिल्कुल कुछ और कह रहा है, एक बिल्कुल उसके ऑपोजिट कह देता है। तो अगर हम इनके एक आर्टिकल की बात करें, उसके हिसाब से क्या है कि अगर कोई भी एक इंसान है जो एक फादर या फिर एक मदर जो नेपाली सिटीजन है, उसको सिटीजनशिप बाय डिसेंट मिल जाएगी। लेकिन फिर एक अलग सा एक आर्टिकल एक और है, इसी आर्टिकल का एक दूसरा क्लॉज है, वो ये कहता है कि अगर एक बच्चा जो नेपालीज मदर को, जो कंट्री में रहती है नेपाल में, उसको बॉर्न हुआ है और साथ में जो उसका पिता है वो अनआइडेंटिफाइड है, तो फिर उसको भी सिटीजनशिप मिल जाएगी डिसेंट द्वारा। तो इससे सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है कि मतलब आप क्या कह रहे हो कि आप ह्यूमिलिएट कर रहे हो उस मदर को जिनका अगर बच्चा है, उनके जो फादर है वो अनआइडेंटिफाइड है, क्योंकि उसको सिटीजनशिप दिलवाने के लिए उनको डॉक्यूमेंट्स में ये लिखवाना पड़ेगा कि इनके जो पिता हैं वो अनआइडेंटिफाइड है, मतलब हमारा कोई ऐसा अफेयर था या उसकी वजह से ये बच्चा हुआ, तो इज फादर इज नॉट हियर और वेरेवर ही इज। तो ये इसीलिए जेंडर जस्टिस के खिलाफ जाता है। फॉर दिस आर्टिकल ओनली दिस मच, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। ऑलराइट, शहबाज फेसेस ट्रीजन चार्जेस फॉर कंसल्टिंग फ्यूगिटिव नवाज। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रीजन क्या होता है? सबसे पहले तो जब आप अपनी कंट्री को बिट्रे करते हो, ये सबसे बड़ा गुनाह है, दिस इज अ क्राइम, राइट। जब अपनी कंट्री के कंट्री को जब आपने बिट्रे कर दिया, इट इज अ क्राइम, ओके।
तो अब क्या हुआ है, पाकिस्तान की पंजाब असेंबली जो है उसने एक रेजोल्यूशन पास किया है मेजॉरिटी वोट के थ्रू। उन्होंने ये कहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है उनके अगेंस्ट प्लीज ट्रायल कंडक्ट किया जाए, क्योंकि वो एक देशद्रोही हैं। देशद्रोही क्यों है? क्योंकि उनके जो बड़े भाई हैं जो एक फ्यूगिटिव है, इकोनॉमिक फ्यूगिटिव है, आपको पता है पनामा पेपर्स के केस के अंदर वो उनको प्राइम मिनिस्टर थे तब उनसे भी हटा दिया गया था और वो अपनी सजा काट रहे हैं, ये पता आपको पता है, जो भाग भी गए थे, राइट। तो नवाज शरीफ को जो लंदन में है, आप उनसे क्यों कंसल्ट कर रहे हो? क्योंकि शहबाज शरीफ ने कंसल्ट किया है फोन करके उनसे कि जो नया आर्मी चीफ बनना है, आपको पता है कमर जावेद बाजवा जी हैं, उनको रिप्लेस करके एक नया आर्मी चीफ आने वाला है, तो वो प्रेसिडेंट इलेक्ट करेंगे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करेंगे या फिर जिस भी तरह से नॉमिनेट इनका जो भी प्रोसेस है। लेकिन उसके लिए आपने एक फ्यूगिटिव ऑफेंडर जिसने पूरे देश को लूटा है, ही इज करप्ट टू द 14 आनाज, मतलब बहुत ही ज्यादा करप्ट है, उनसे क्यों आपने डिस्कस किया? तो इन द सेंस आपका अभी भी एक्चुअल में आप एक पपेट वो हो, एक्चुअल में रूल तो अभी भी नवाज शरीफ ही कर रहे हैं जो हमारी कंट्री को बिल्कुल बर्बाद करके चले गए। तो ये इन पे चार्जेस लगे हैं। 4 सेपरेटिस्ट रीजन्स स्केड्यूल वोट्स, ओके। देखिए क्या हुआ है, कुछ कुछ जो रशियन, आपको पता है कि यूक्रेनियन जो वॉर है उसमें कहीं ना कहीं सक्सेस किसे मिल रही है, अब यूक्रेन को मिलने शुरू हो गई है। मॉस्को इज समहाउ लूजिंग ग्राउंड देयर। तो क्या मॉस्को भी तो कुछ करना ही है, डोमेस्टिक प्रेशर भी तो है पुतिन पे, ही इज द हीरो, राइट। तो मतलब वो ऐसे तो कहाँ इतनी जल्दी कैसे हार मान लेंगे, तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। पूरे संसार में भी उनका जो मेजर पावर की इमेज है वो भी खत्म हो जाएगी वरना। तो जो रशियन कंट्रोल्ड रीजन है ईस्टर्न और सदर्न यूक्रेन में, वहां पे प्लान्स अनाउंस किए गए हैं कि वहां पे वोटिंग होगी, ठीक है, इस हफ्ते में वोटिंग होगी कि उनको ऑफिशियली कंप्लीटली इंटीग्रल पार्ट बना दिया जाए रशिया का, ओके। तो ये चीज यहाँ पे होने वाली है, आप देख सकते हैं लुहांस में होगी, खरसोन में होगी और पार्टली रशियन कंट्रोल्ड जैपोरिजिया में होगी और डोनेट्स्क में होगी। तो इन रीजन्स में, इन चारों रीजन्स में की जाएगी, इन तरह का रेफरेंडम होगा। और रेफरेंडम आपको पता है, अभी रिसेंटली हमने चिली के केस में भी डिस्कस किया था, डायरेक्ट वोटिंग होती है, हर एक इंसान उसमें वोट करता है, राइट, और डायरेक्टली फिर डिसीजन लिया जाता है। तो रेफरेंडम होगा, एक पर्टिकुलर ओपिनियन पे अपना वोट देना, उसको हम रेफरेंडम कहते हैं, राइट। तो रेफरेंडम होगा, तो देखते हैं इसका क्या एग्जैक्टली रिजल्ट आता है। मोस्टली इट इज टू बी इन रशियाज फेवर, बट इसलिए यूक्रेन, जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है और यूक्रेनियन जो इस पे स्टेटमेंट आई है, उनका ये कहना है कि मतलब हम तो, दिस इज अ शैम, दिस इज अ कंप्लीट शैम, हम तो मतलब इस तरह का किसी चीज में बिलीव ही नहीं करते, और यूक्रेन का हर हक है कि वो अपनी टेरिटरीज को लिबरेट करे जो रशिया के कंट्रोल में है। और रशिया जो कहता है कहे, हम ऑलरेडी अपना एक रीजन वहां से इज्यूम सिटी, आपको पता होगा, ये लोग लिबरेट कर चुके हैं। इनका ये कहना है हम बाकी चीजें भी लिबरेट कर ही लेंगे, वट एवर पुतिन हैज गॉट टू से, ही मस्ट गो ऑन विद सेइंग ऑल ऑफ दैट, बट वी आर नॉट समवन टू get affected by all of that. Alright, now we come to an editorial. Weighing code against SCO, ये वही एडिटोरियल है जिसमें मैंने कहा था कि क्या भारत को वेस्टर्न कंट्रीज की ज़्यादा ज़रूरत है या वेस्टर्न कंट्रीज को भारत की ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कोड वर्सेस SCO, विच वन इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड और हाउ इज इंडिया एक्चुअली बैलेंसिंग बोथ ऑफ देम, और विच वन इज एक्चुअली in the future run, which of these is going to be more important for India, right? तो ये तो बिल्कुल आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। इससे पहले हम बाकी चीज़ें यहाँ पे क्या क्या लिखी हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि जो लास्ट के 2 पैराग्राफ्स हैं उसमें एक्चुअली बताया गया है, उस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है जो मैंने पोस्ट किया है, ओके। देखिए चाइना का जो थ्रेट है वो बहुत ही लार्जली रिस्पॉन्सिबल है न्यू दिल्ली की इंडो पैसिफिक पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए। ऑब्वियसली मतलब इंडो पैसिफिक में जैसे अभी हमने डिस्कस किया, उनका जो प्रेजेंस है मैरीटाइम उसमें एरियाज में, वो जहाँ जहाँ अपने 9 डैश लाइन बना रहे हैं जैसे साउथ चाइना सी में, या बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए हम इंडो पैसिफिक पॉलिसी के पार्ट बन गए हैं, जिसका वेस्टर्न जो यानी कि यूएस से जिसका टॉर्च बेरर है, राइट। और इंडिया का जो बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग कंसर्न्स है, ग्रोइंग एप्रीहेंशंस है कि India's growing apprehensions had become palpable after the launch of the Belt and Road Initiative। आपको पता है BRI के बाद तो हमारे ये जो चाइना को लेके डर है और बढ़ गए थे, क्योंकि जितनी ज़्यादा चाइना की प्रेजेंस होगी हमारे नेबरहुड में, आपको पता है BRI का ये नेपाल भी पार्ट है, CPEC तो बन ही रहा है वहाँ पे पाकिस्तान और हमारे POK के रीजन से जाते हुए चाइना के बीच में, बहुत सारे, श्रीलंका तो ऑलरेडी डेट में डूबा हुआ है उन इतने सारे प्रोजेक्ट्स के अंडर। तो इट इज़ वेरी वेरी कंसर्निंग फॉर अस।
जब से BRI आया है हमारे इंडियन नेबरहुड में, जब से इसने एंटर किया, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ। कहने को वैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, सो कॉल्ड कोट एंड कोट, ये जो वेस्ट है, जो जिसमें USA भी आता है, यूरोप भी आता है, ये बिल्कुल चाइना के एंटाई है, एंड हेंस थिंग्स लाइक एंड ह्यूज क्रिटिसिजम्स अगेंस्ट ताइवानीज इन्वेजन बाय चाइना एंड स्टफ लाइक दैट, यू ऑल नो दैट। लेकिन यू वुड बी अमेज्ड टू नो, अगर वैसे तो आपको पता होगा अगर आप एक रेगुलर न्यूज़पेपर फॉलोअर हैं, कि इटली जो है, इटली एक वेस्टर्न नेशन है, यूरोपियन नेशन है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ BRI। सो पीपल जो जो यूरोप खुद है, उनमें खुद सॉलिडारिटी नहीं है कि वो चाइना के अगेंस्ट एक फॉर्मिडेबल चैलेंज दे सके। खुद ही नहीं पता उनको, वो खुद डिपेंडेंट है चाइना पे। तो दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट। देखिए, हम देख सकते हैं चाइना की इन्वेस्टमेंट नॉट ओनली इन पाकिस्तान एंड म्यांमार, बट ऑल्सो इन नेपाल एंड श्रीलंका। ओके, ये चीज़ अभी हमने डिस्कस की। और ऑब्वियसली इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में इंडिया फेल्ट एनसर्कल्ड, मतलब हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं चाइनीज प्रेजेंस द्वारा। ठीक है, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने विजन को, इंडो पैसिफिक की विजन को सबसे पहले कहाँ शेयर किया था, ये भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। जो शांग्रीला डायलॉग हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो 2018 में शांग्रीला डायलॉग हुआ था सिंगापुर में, उन्होंने वहां पे क्लेम किया था कि जो इंडो पैसिफिक है, इंडो पैसिफिक का रीजन है क्या एक्चुअली, हम इंडिया, देखिए जो USA देखता है इंडो पैसिफिक को वो अलग है, और जो हम देखते हैं इंडो पैसिफिक को वो अलग है। ठीक है, तो हम किस चीज को इंडो पैसिफिक मानते हैं? इंडो पैसिफिक, मिस्टर मोदी ने कहा था, उस हर देश को इंक्लूड करता है ज्योग्राफी के, या फिर ज्योग्राफी के भी बियॉन्ड इंडो पैसिफिक के, जिनका स्टेक है यहाँ पे, जो किसी भी तरह से यहाँ इस वाले रीजन से कंसर्न है। ठीक है, तो इससे हिडन रेफरेंस कहा जाता है वेस्टर्न पावर्स को। ऑब्वियसली वेस्ट यहाँ तो रहता नहीं, वो तो बिल्कुल एकदम परले कोने में बसा हुआ है, लेकिन इन द सेंस क्योंकि उनके स्टेक्स हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, वरना ट्रेड कैसे होगा, वो लिबरल कंट्रीज हैं, एंड मेनी मोर रीजंस, तो इसीलिए उनका स्टेक यहाँ पे हो जाता है, जिसको 2018 से पहले तक भारत ने बिल्कुल भी कभी वेलकम नहीं किया था वेस्टर्न पावर्स को इंडो पैसिफिक रीजन में। इस शांग्रीला डायलॉग के बाद वी होल हार्टेडली वेलकम्ड वेस्टर्न पावर्स इन द रीजन। ओके, तो जो अब देखिए ये रेफरेंस क्यों आया था 2018 में, क्योंकि आपको पता है क्वाड बना था 1 साल पहले, राइट? तो क्वाड क्यों बना था? ऑब्वियसली वो एक रिएक्शन था, चाइना का जो असर्टिवनेस बढ़ रहा है पूरे रीजन में, उसके लिए, उसके तरफ एक रिएक्शन था। ओके, सेम टाइम पे अगर हम देखें कि इंडिया वॉज नॉट कंफर्टेबल विद द एंटायर चाइनी। देखिए, अगर आप आज जो देख रहे हैं ना, आज हमने उनको बोला कि आपके पास डिप्लोमेटिक एटिकेट्स नहीं है, आपको पता है ये श्रीलंका की पहली बार हमारी तरफ से भी कोई एग्रेसिव रिस्पॉन्स आपने सुना होगा, पर वो रिस्पॉन्स था, हमने कभी भी एग्रेशन को इनिशिएट नहीं किया है, राइट? दैट वाज अ रिस्पॉन्स, जो चाइना ने हमारे खिलाफ बहुत कुछ बोला। ठीक है, जब श्रीलंका में, आपको ये सब कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, लेकिन ये पहला ही ऐसी चीज है, हमने आज तक, हम क्वाड के मेंबर्स तो हैं, लेकिन आप बिल्कुल हर एक आसियान की भी समिट होती है या किसी भी तरह की समिट होती है, आप उनकी जॉइंट डिक्लेरेशंस पढ़ा करिए। जब ट्रंप ने 2020 के उसके अंदर, जब क्वाड की जो जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ था, जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी है हमारे साथ, तो उसमें उन्होंने लिखाया था कि चाइना सबसे बड़ा थ्रेट है हमारे लिए, उन्होंने ओरली बोला था, लेकिन इसका पार्ट इंडिया नहीं थी। इंडिया ने कभी भी चाइना को ऑफिशियली ऑफेंड करने की कोशिश नहीं की है उन्होंने, बल्कि हमने आज तक अवॉइड किया है। क्यों? हमारा बहुत ही एम्बिवेलेंट वो रहा है, इन द सेंस दो तरफा वो रहा है। हम चाइना को थ्रेट तो देखते हैं, लेकिन हम उन्हें नाराज भी नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा जो नेबर है वो बहुत बड़ा है, इट इज ह्यूज, एंड वी आर ह्यूजली डिपेंडेंट ऑन इट एज वेल। ओके, सो वी एक्चुअली डू नॉट वांट टू गेट इनटू दिस पावर पॉलिटिक्स की जो गेम चल रही है। ओके, तो जो चाइनीज स्टैंड है, अमेरिका का जो चाइना पे स्टैंड है, हम उसका साथ आज तक नहीं देते हैं, क्योंकि हम एलियनेट नहीं करना चाहते चाइना को। इनफैक्ट इंडिया ने अग्री कर लिया था, इनफैक्ट इंडिया ने अग्री कब किया है कि क्वाड की मीटिंग को मिनिस्टीरियल लेवल तक कब लेके जाया जाए। देखिए, चाइना हमेशा से क्वाड को एक आप कह सकते हैं एशियन नेटो कहता है, अगर आपने ये टर्म सुना हो कभी भी, तो वो क्वाड को कहता है एक्चुअल में। अगर भारत देखिए, भारत क्या कहता है कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को, यानी कि नॉन अलाइनमेंट के, उसको फॉलो करते हैं आज तक। तो अगर उसको नॉन नाटो, वेस्टर्न जो वेस्ट का जो नाटो है, जो रशिया के खिलाफ एक मिलिट्री ब्लॉक है, अगर इसको एक एशियन नाटो पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया गया, तो इसका मतलब ये है कि भारत की नॉन अलाइनमेंट वाली पॉलिसी इज गॉन। ठीक है, भारत भी एक मिलिट्री ब्लॉक का पार्ट बन गया है, जो किसके अगेंस्ट है? चाइना के अगेंस्ट है। नाटो अगर रशिया के अगेंस्ट है, तो गॉड किसके अगेंस्ट है? चाइना के अगेंस्ट। यही इसका मतलब निकला। तो लेकिन इन द सेंस
हम इसीलिए बहुत ही एप्रीहेंसिव थे। चाइना बहुत एलिगेशंस लगाता था कि छोटे छोटे ग्रुप्स क्या करते हैं, ये मिलके एक चाइना के अगेंस्ट टारगेट है। तो इसीलिए हमने क्वाड की जो मीटिंग्स है उसको मिनिस्टीरियल लेवल तक भी हमने उसको अपग्रेड करना स्टार्टिंग में बिल्कुल अवॉइड किया था। पर यूएसए हमें बहुत बार प्रेशराइज करता था, लेकिन जब हमारे ऊपर गलवान अटैक हुआ, गलवान वैली में जो स्टैंड ऑफ हुआ, उसके बाद जिसमें हमने अपने 20 भारतीय सोल्जर्स खोए, उसके बाद हमने हामी भर दी कि ठीक है हम मिनिस्टीरियल लेवल टॉक्स भी करा करेंगे क्वाड का। तो आप देख सकते हैं हम बहुत ही हेजिटेंट थे आज तक। और अगर हम इंडिया यूएस की रेप्रोचमेंट यानी कि जो बढ़ती हुई नज़दीकियां, जो पहले बहुत ही दूरियां हुआ करती थी क्योंकि पाकिस्तान उनका दोस्त था, तो ये जो हम देख रहे हैं इंडो पैसिफिक में, वो एक बहुत ही नेसेसरी स्टेप है क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा फैक्टर है और इंडिया, लेकिन तब भी इसके बाद भी इंडिया ने प्लूरीलेटरलिज्म में बिलीव किया है, जिसको हम देख सकते हैं जयशंकर की जो बुक है 2020 की, द इंडिया वे, मैं 3-4 बार आपके साथ डिस्कस भी कर चुकी हूँ, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया ने क्वाड अरेंजमेंट की है तो फिर इंडिया ने अपने मेंबरशिप को प्रॉपरली निभाया है एससीओ की भी, जैसे हम अभी देख सकते हैं। और इंडिया हमेशा से ही फेवर में रहा है मल्टीपोलर वर्ल्ड के। लेकिन ये स्टैंड है ये स्टैंड जो है वो हमारे जो भारत की रिजर्वेशन है अगेंस्ट वेस्ट पास्ट हेजिमनी, उसके बिल्कुल अलाइनमेंट में जाता है। और देखिए पता है बात क्या है कि अगर आप 1945 के बाद की इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करें, तो वो इंटरनेशनल और जो था वो पूरा यूनिलेटरल इंटरनेशनल ऑर्डर था जिसमें वेस्टर्न हेजिमनी थी, यानी कि यूएसए सुपर पावर अकेला बच गया था, राइट, ये था, ठीक है। या फिर अगर आप बाइलेटरल भी कह सकते हैं क्योंकि कोल्ड वॉर था उस टाइम पे, पर मोर और लेस इट वाज द वेस्ट, ठीक है। तो इस तरह के इंटरनेशनल ऑर्डर को हम शन करते हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को अपनाते हैं, हम इस तरह की हेजिमनी के बिल्कुल खिलाफ है। तो अगर हम जयशंकर की बुक की बात करें तो उन्होंने बोला है कि वेस्ट ने कभी भी एक्चुअल में भारत को समझा ही नहीं, ना ही हमारे सोसाइटी को समझा, ना ही हमारी हिस्ट्री को समझा है कभी भी तरीके से। और उन्होंने ये भी एम्फसाइज किया है जयशंकर ने अपनी बुक में कि जो वेस्ट है वो अपने ही जो उनके नॉर्म्स हैं, वर्ल्ड नॉर्म्स हैं, जो अपनी उनका पर्सपेक्टिव है पूरे वर्ल्ड को लेके, वही आज तक थोपता आया है सब पे। ये बिल्कुल सच है और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को डिसमेंटल करने की बहुत ज़रूरी है जो उन्होंने इम्पोज किए हैं बाकी कंट्रीज में। देखिए यहाँ पे लिखा है द की ऑफ वेस्टर्न ड्यूरेबिलिटी टिल नाउ इज द सेम। क्यों, देखिए आपको क्या लगता है वेस्ट आज तक हेजेमोनिक क्यों रहा है? वेस्ट क्यों आज तक सबसे ज्यादा वेस्ट का ही बोलबाला है? क्योंकि उन्होंने जो इतने सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, आप WTO देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक देख लीजिए, आप IMF देख लीजिए, IMF में 16% वोटिंग पावर यूएसए के पास है। अगर किसी को एक बेल आउट पैकेज भी चाहिए जैसे पाकिस्तान जैसे किसी देश को, तो सबसे बड़ा उसको किसको जाके मतलब उसके आगे किसके आगे जाके हाथ जोड़ने पड़ेंगे? यूएसए के आगे। तो इन तरह के इंस्टीट्यूशंस थे, उन्होंने अपनी जो वो कहते हैं जी फ्री ट्रेड बहुत ज़रूरी है, तो पूरी दुनिया ने फ्री ट्रेड को अच्छा मानना शुरू कर दिया। वो कहते हैं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बड़ा ज़रूरी है। ये सब कुछ यूएसए के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूएसए क्या है, एक मैरीटाइम नेशन है। यूएसए के आसपास पानी ही पानी है। वो कैसे पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेट करेगा जब तक वो ट्रेड नहीं करेगा पूरे वर्ल्ड के साथ। ये जो उसने फैक्ट्स एंड फिगर जो उसने दिए हैं, वो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस भी वेस्ट ने ही सेट किया है, जो आज तक उनका प्रोपेगेंडा करते आ रहे हैं। ओके, तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ लिखी है, बट आई जस्ट एडेड अ लॉट ऑफ थिंग्स, ओके, सो दैट यू गेट अ बिट बिगर और बेटर पिक्चर। तो यही कहा है कि इनका जो जब इनका टाइम ऑफ डोमिनेंस हुआ करता था, उन्होंने फटाफट से इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश कर दिए जो आज तक अपने ही जो डोमिनेंट नैरेटिव्स हैं उसको प्रोपेगेट करते रहते हैं। और यही सब कुछ यहाँ पे लिखा है। These are supported by narratives that serve West well। और ये जितने भी narratives आप देते हो ये एक्चुअल में आप ही को सर्व करते हैं, हमें तो कोई सर्व नहीं करता। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए तो कोई भला नहीं हुआ। इनफैक्ट जो गरीब देश है वो और गरीब हो गए आपके इन इंस्टीट्यूशंस की वजह से। क्रिएटिंग, देखिए सबसे बड़ी बात है, और इन सारे इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ ऑल्टरनेटिव्स को लाना या फिर इनके काउंटर नैरेटिव्स को लाना बहुत ही मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। हाँ, इसको डिसमेंटल किया जाना चाहिए। और जैसे जैसे जो ग्लोबल पावर रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्रेस है वो होगी, जयशंकर ने कहा है वो होगी, ज़रूर होगी, लेकिन देखते हैं कब होगी। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, देखिए क्या है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, मैं इसको थोड़ा सा एडिशनल यहाँ पे बता रही हूँ। अभी आपने रिसेंटली देखा जो IPEF है, हमने उसको ज्वाइन तो किया, लेकिन उनके 3 पिलर्स को हमने ज्वाइन कर लिया, लेकिन ट्रेड पिलर को ज्वाइन नहीं किया। तो हमने क्या कहा था, हमने आपके साथ पीयूष गोयल जी की स्टेटमेंट भी आपके साथ मैंने डिस्कस की थी। तो उन्होंने क्या कहा था, ये डिस्क्रिमिनेट करता है डेवलपिंग नेशंस के खिलाफ। तो क्योंकि हम डेवलपिंग नेशंस के लीडर हैं
कौन? भारत। इसीलिए हम इस तरह का ट्रेड पिलर को सपोर्ट नहीं करते। तो वही जो जयशंकर कह रहे हैं कि इन इंस्टीट्यूशंस जो सेटअप किए हुए हैं इन्होंने, जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं या जैसे भी, वो इनके ही उन तरह की पॉलिसीज को ये लोग लेके आते हैं जो इन्हीं को सर्व करते हैं एक्चुअल में, और बाकी देशों को गरीब। तो हमारा ये था, देखिए भारत और ऐसे बहुत सारे डेवलपिंग नेशंस हैं जिन पे आप अपने सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक या लिबरल नॉर्म्स लगा देंगे। अभी तो हम इतने गरीब हैं इन द सेंस कि हम कैसे डॉलर 16 रुपए पर घंटे दे दें किसी एक लेबर को। मैं नहीं कह रही, मैं उनकी स्टेटमेंट बता रही हूँ, ठीक है। डेफिनेटली इतना नहीं है, छोटे छोटे से तो बिजनेस है, आप कितना लगा दोगे यहाँ से, तो सारा अपना इन्वेस्ट करना ही छोड़ देंगे। हम एक डेवलपिंग नेशन, आप इन्वायरमेंटल नॉर्म्स लगा दोगे। हम बिल्कुल डेफिनेटली इन्वायरमेंट के सेक्टर में इनसे बेटर कर रहे हैं वेस्ट कंट्री से, लेकिन ये तब भी कहते हैं आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप फार्मर्स को सब्सिडी क्यों देते हो, आप क्यों पीएम किसान निधि वगैरह ऐसी जैसी स्कीमों को, या फिर आप एमएस वो जो इनका जो हम प्रोक्योर करते हैं जितने भी क्रॉप्स को, आप क्यों प्रोक्योर करते हो, ये सब सारी चीज़ें, मतलब ये कहते हैं आप बंद करो ये सब कुछ प्रोक्योरमेंट करना है एमएसपी वगैरह पे। तो ये सारे वो अगर हम पे लगा देंगे तो फिर डेवलपिंग नेशन जो हम हैं, जिसके लिए फूड सिक्योरिटी इतना, जिसकी इकोनॉमी 45% से ज़्यादा एग्रेरियन है, तो आप कैसे, मतलब ये तो डेवलपिंग नेशंस के खिलाफ है ना। जो नैरेटिव्स आप बोल रहे हो ना, आप डेवलप कर चुके हो मिस्टर वेस्ट, यू हैव डेवलप्ड फॉर 300 years कंटिन्यूसली एंड स्टॉप इट, मतलब हाउ कैन यू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अस। तो इन तरह के मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस जो 1945 से हुए हैं, तो इसका सबसे बड़ा ऑल्टरनेटिव हमने देखा ब्रिक्स के रूप में, राइट। ब्रिक्स का जो हमने सबसे बड़ा ऑल्टरनेटिव देखा, और इसीलिए जयशंकर इसीलिए कहते हैं कि हम चाइना को एक ऐसा मॉडल इसीलिए देखते हैं, वी लुक अप टू चाइना फॉर एटलीस्ट दिस रीजन, क्योंकि ये एक पहला नॉन वेस्टर्न पावर था जिसने सीरियसली राइज किया है पोस्ट 1945 एरा में, राइट। और और किसके बेसिस पे किया है हमेशा, देखिए आप इसको गलत कहिए सही कहिए, वो अलग डिबेट है, लेकिन वो आज भी जो चाइना है अपने कल्चरल हेरिटेज, अपनी सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बार बार रखता है, राइट, कि हम वेस्ट जैसे नहीं है, हमारी खुद की एक सिविलाइजेशन है। इसी के उस पे, इसी शार्प नैरेटिव के उस पे उन्होंने अपनी ग्रोथ को सस्टेन किया है। ओके तो इसीलिए हम, भारत भी यही चाहता है कि हमारी खुद की जो सोसाइटी है, खुद की जो स्ट्रेंथ्स हैं, खुद का जो ट्रेड मैकेनिज्म है, खुद का जो मल्टीपोलर विजन है, उसके बेसिस पे हम राइज करें। बट ऑफ कोर्स रशिया इज अंडरमाइनिंग द वर्ल्ड ऑर्डर इनहेरिटेड फ्रॉम वेस्टर्न डोमिनेशन इवन मोर इफेक्टिवली। रशिया भी जो वेस्टर्न डोमिनेशन के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर आया है, उसको भी रशिया भी वो काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। और रशिया बहुत मैटर करता है भारत के लिए। इन्होंने दो रीजंस दिए हैं। पहला तो ये कि इंडिया के नॉट एक्चुअली फ्री इटसेल्फ फ्रॉम रशियन डिपेंडेंस, मतलब जो मिलिट्री हम इतनी सारी इक्विपमेंट्स वहां से इंपोर्ट करते हैं, हम अचानक से तो नहीं कर जाएंगे। हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपनी सप्लाई को, बाकी जैसे फ्रांस से हमने ले लिया अभी रफेल, इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। इसराइल से भी हम ले रहे हैं बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट हैं, पर हम रशिया पे डिपेंडेंस नहीं खत्म कर सकते, इसलिए रशिया हमारे लिए मैटर करता है। दूसरा क्यों मैटर करता है रशिया हमारे लिए, क्योंकि वो हमारा बहुत बड़ा पार्टनर है, जिससे हम चाइना को बैलेंस कर देते हैं। अगर बाय चांस देखिए क्या होगा कि हमने रशिया को छोड़ दिया, बहुत लोग कहते हैं कि आप यूक्रेनियन क्राइसिस में डट के सामना कीजिए, रशिया को बोलिए, ये करिए वो करिए, लेकिन अगर हम भी रशिया को छोड़ देते हैं, तो रशिया बिल्कुल, आज तो फिर भी रशिया हमारा बहुत अच्छा, अभी हमने देखा जैसे उन्होंने विश किया मिस्टर मोदी को, बर्थडे विश किया, बहुत कुछ बोला कि भारत के लोग बहुत अच्छे हैं, ये सब कुछ वगैरह। अगर बाई चांस हमने छोड़ दिया ना, तो रशिया तो पूरा पूरा चाइना के पास चला जाएगा, इट विल एक्चुअली जंप इनटू द आर्म्स ऑफ चाइना, राइट। तो अभी तो फिर भी रशिया हमें और चाइना को एक तरह देखता है, हमें थोड़ा सा शायद ज्यादा ही फेवर करता है, तो दैट विल मेक चाइना इवन स्ट्रोंगर। ओके तो जो फैक्टर्स एक्सप्लेन करते हैं, ये ऑब्वियसली यही सबसे बड़ा फैक्टर है कि हमने वॉस्टॉक मिलिट्री ड्रिल, जबकि हमें यूएसए ने बहुत क्रिटिसाइज किया कि आप क्यों कर रहे हैं ये वो, तो फिर भी हमने वॉस्टॉक मिलिट्री ड्रिल, जो ईस्टर्न मिलिट्री ड्रिल हुई थी, उसमें हमने पार्ट किया, जिसमें चाइना भी प्रेजेंट थी। ओके तो ऑल राइट, विच इज प्रॉब्ली बिलीव दैट वेस्ट नीड्स इंडिया। देखिए यूएसए ने हमें किया बहुत क्रिटिसाइज कि आपने मिलिट्री ड्रिल में क्यों पार्ट लिया, ये सब वगैरह, लेकिन इंडिया को क्यों फर्क नहीं पड़ता, वाई डज इंडिया possess दिस डू नॉट केयर एटीट्यूड टूवर्ड्स वेस्टर्न एप्रीहेंशन, जहाँ तक रशिया का कंसर्न है या फिर चाइना का कंसर्न है, क्योंकि इंडिया को पता है कि वेस्ट को हमारी बड़ी ज़रूरत है। हम कुछ भी कर ले, वेस्ट हमें नहीं छोड़ सकता, क्योंकि एक्चुअल में उन्हें बैलेंस अगर करना है यहाँ पे इंडियन ओशन रीजन में, उनको बहुत ज़रूरत है हमारी, इसीलिए वो चुप हो जाते हैं, एक आधी बात बोल के कुछ कर ही नहीं पाते, क्रिटिसाइज कर ही नहीं पाते, राइट। लेकिन अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि क्या वेस्ट, आई विल रीड दिस क्वेश्चन, बट डज द वेस्ट नीड इंडिया मोर देन इंडिया नीड्स द वेस्ट। और जो इसका रिस्पॉन्स है इस क्वेश्चन का, वो बहुत ही दो वेरिएबल्स द्वारा ओवर डिटरमाइंड है। देखिए इनका क्या कहना है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखा है, आई एम सिंप्लीफाइंग इट फॉर यू।
इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो जो वेस्ट है इसको थोड़ा सा ओवर डिटरमाइन कर सकती है, मतलब ओवर इमेजिनेशन ऐसा हो गया तो हाइपोथेटिकली एकदम बहुत ही एक्सटेंडेड टर्म्स में वो लोग कहते हैं। देखिए सबसे बड़ा जो ओवर एम्फोसिस क्या है, वेस्ट जो सोचती है कि वेस्ट का तो ऑब्वियसली जो रिस्पॉन्स होगा वो यही होगा कि भारत को ज़्यादा चाहिए है ना वेस्ट की ज़रूरत, तो हम यही देखेंगे, इसी सेंस में देखेंगे इन दोनों पॉइंट्स को कि सबसे पहला तो ये है कि वेस्टर्न सैंक्शंस जो रशिया पे लगाई गई हैं, ठीक है, इस टाइम अगर और बढ़ते बढ़ते बिल्कुल ही बढ़ा दिया इतना कि मॉस्को बिल्कुल गरीब देश हो गया, मॉस्को के पास इतनी भी कैपेबिलिटी नहीं बची कि कि वो जितने भी वेपन्स इंडिया को आज तक दे रहा है, सप्लाई कर रहा है, वो सप्लाई करने की भी स्थिति में ना बचे, तब क्या होगा कि रशिया अगर फिर साथ साथ में वो इतना गरीब भी हो गया, फिर साथ साथ में क्या हुआ कि यूक्रेन वॉर भी हार गया, तो फिर ये पोल जो है जो रशिया के रूप में जो डेवलप हो रहा है वर्ल्ड में, वो पोल एकदम लो हो जाएगा, है ना, इतना नीचे धस जाएगा कि चाइना ही एक अकेला नॉन वेस्टर्न पावर रह जाएगी जो मैटर करेगी। अभी तो एक नॉन वेस्टर्न पावर रशिया भी थी जो मैटर करती है, लेकिन फिर क्या बच जाएगी, सिर्फ चाइना बच जाएगी, ठीक है। तो फिर जब चाइना बच जाएगी, चाइना हमारा जो इतना बड़ा दुश्मन है, जो हमारे साथ LAC स्टैंड ऑफ में भी इंक्लूडेड है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वेस्ट के पास जाना पड़ेगा चाइना को बैलेंस करने के लिए, तो क्वाड इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सेकेंड फैक्टर क्या लिखा है, सेकेंड ओवर डिटरमाइंड फैक्टर क्या है कि चाइना की जो पॉलिसी है विजावी इंडिया वो भी मैटर करती है, क्योंकि अगर हम इस समर की बात करें, न्यू दिल्ली ने न्यू दिल्ली जैसे ही कोलंबो में क्राइसिस यानी कि श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, तब से लेके अभी तक हम अराउंड 4 बिलियन उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे चुके हैं, ठीक है, जब श्रीलंका बैंकरप्ट हुआ। लेकिन इसका प्रेशर इतना भी केपेबल नहीं था भारत का, इतना फाइनेंशियल प्रेशर कि हम्बन टोटा में जो युआन वांग 5 चाइनीज वेसल आई वो उसको मना कर देते। आप समझ रहे हैं, मना तो नहीं कर पाए ना, तो इससे क्या पता चलता है कि चाइना का प्रेशर बहुत बड़ा है, और ये जो प्रेशर हम पे भी आता है कि हम कुछ कर ही नहीं, हम कुछ जैसे यूएस से हमें क्रिटिसाइज करने के बाद भी वॉचडॉग मिलिट्री ड्रिल से नहीं रोक पाया, वैसे ही हम चाइना को वहां आने से रोक ही नहीं पाए अपनी क्रिटिसिज्म के बावजूद, राइट। तो इसलिए पता चलता है न्यू दिल्ली में नीड द क्वाड मोर देन सम ऑफ द SCO कंट्रीज, हमें चाइना या रशिया से ज्यादा, SCO से ज्यादा क्वाड की जरूरत पड़ सकती है। आई होप आपको ये जो एनालिसिस है जो इन्होंने किया वो अच्छा लगा होगा। द ट्रिपल डिप, देखिए इस एडिटोरियल को या फिर इस टेक्स्ट क्या एक्सप्लेन सेक्शन को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको ला नीना और एल नीनो का मतलब पता है, क्योंकि ये एक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं डेल्व नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो हुआ तो ये पता नहीं जो सेशन है वो कितना बड़ा हो जाएगा। तो देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, एक ज्योग्राफी का बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं चाइना में क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि फ्लड्स आई हुई हैं, तो एल नीनो और ला नीना इस पे कैसे फिगर वो अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और क्या क्लाइमेट चेंज भी इससे लिंक्ड है। तो ये फैक्टर्स तीनों मिलके क्या चेंजेस ला रहे हैं पिछले सालों में, या पिछले 100 सालों भी पूछ सकते हैं। आजकल तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन बन गया है कि इन द प्रीवियस 3-4 डेकेड्स हाउ हैज एल नीनो और ला नीना चेंज्ड इट्स पैटर्न, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। इसीलिए हम देखते हैं, जो देखिए हमें ये पता है कि जो इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन है वहां पे अभी ला नीना फेज चल रहा है। ला नीना को आपको पता है, जब भी ला नीना आता है तो साउथ एशिया में ज्यादा बारिश आती है, ठीक है, तभी हम देख रहे हैं जो पाकिस्तान में फ्लड्स है, कहीं ना कहीं इसका फैक्टर यही है। तो ला नीना आता है तब यहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, और जब एल नीनो आता है इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में, जब एल नीनो होता है तो एल नीनो की वजह से यहाँ पे ड्राउट्स आते हैं। ये चीज आप याद रखिए, बाकी आपको पता होगा, ठीक है। तो जो ऑनगोइंग लानीना फेज चल रहा है, इसको ऑब्वियसली प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि आने वाले 6 महीने और लगेगा, और 6 महीने और सस्टेन रहेगा, जो इस प्रेजेंट लानीना के फेज को, इस प्रेजेंट लानीना के एपिसोड को एक हिस्टोरिकल इवेंट बना देंगे, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट एवर लानीना एपिसोड होगा, ठीक है। अगर इट इज ओनली द थर्ड एपिसोड सिंस 1950 से अभी तक ये सिर्फ थर्ड इवेंट ऐसा है जो हो रहा है जो 3 साल तक चलेगा, क्योंकि 2 साल ऑलरेडी चल चुका है ये, ऑलराइट। तो दिस इज लाइकली टू हैव अ वाइड रेंजिंग implications for weather events across the world in the coming months and can potentially aggravate both floods and drought in different regions। देखिए मैंने साउथ एशिया में कहा कि लानीनो जो है वो ज्यादा रेनफॉल लेके आता है, तो कहीं पे ड्राउट्स भी तो लेके आता है, राइट। कहाँ ड्राउट्स लेके आता है, जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज वाला रीजन है। अगर आपको पूरा वो कॉन्वेक्शन करंट पता है, अगर आपके दिमाग में इमेज बन रही है जैसे जैसे मैं बना रही हूँ, देन इट्स गुड, क्योंकि ये फिर आपके लिए और ईजी हो जाएगा समझना।
अब देखिए जो पीरियोडिक वार्मिंग और कूलिंग हो रही है सरफेस वाटर्स की, ओशन वाटर्स की इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में, उस फिनोमेना को कहते हैं एल नीनो सदर्न ऑसिलेशंस, एनसो, राइट, जो बहुत सारे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस वगैरह की वजह से भी होती है और जिसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है ग्लोबल के वेदर पैटर्न्स में, इंक्लूडिंग द इंडियन मानसून, ठीक है। अब लानीना कब होता है? लानीना कब होता है? जब सी सरफेस टेम्परेचर्स होते हैं दे आर कूलर देन नॉर्मल, ओके, कूलर देन नॉर्मल होगा तो लानीना होता है। और फिर जब वार्मर हो जाता है, वो वार्मर देन नॉर्मल, तब हो जाता है एल नीनो, ठीक है। अब देखिए ये वार्मर ये कहाँ पे हो रहा है? ये सब कुछ साउथ अमेरिका के पास हो रहा है। जब वहां पे वार्मर देन नॉर्मल हो जाएगा तो वहां पे तो बारिश ही आएगी ना एल नीनो के टाइम पे, राइट। आप समझ रहे हैं ना, जब वार्मर होता है तभी तो वो ऊपर जाता है, इवेपोरेट होकर पूरी साइकिल बनती है, तभी तो बारिश आती है। तो साउथ अमेरिका में एल नीनो के टाइम पे बारिश होती है, यहाँ पे सूखा पड़ता है। ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है। और राइट, ट्रिपल डिप लाल नीना, इसमें क्या है, जो एल नीनो और लानीना के एपिसोड्स हैं यूजुअली वो 9 मंथ से लेके 1 साल तक का उनका पीरियड रहता है, वो सस्टेन्ड रहते हैं और यूजुअली वो डेवलप होते हैं मार्च जून के पीरियड में और स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाते हैं वो विंटर के टाइम पे, बिफोर दे वीकन और डिसिपेट बाय मार्च और अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर। दिस इज समथिंग आई वुड रेकमेंड यू टू एक्चुअली लर्न, ओके। वो अच्छी बात है कि अगर आप समझ जाए ऐसा क्यों हो रहा है, बट क्योंकि आई हैव टू एक्सप्लेन अ लॉट ऑफ थिंग्स, ओके। ओकेजनली हाउएवर दे कंटिन्यू फॉर मच लॉन्गर पीरियड्स, कभी कभी ऐसा हो जाता है वो 9 महीने से भी ज़्यादा सस्टेन रह जाते हैं, जैसे हमने पिछले कुछ सालों में देखा है। जो एल नीनो 2015-16 में आया था, ये इस पे क्वेश्चन भी आया था, वो अराउंड 19 मंथ्स तक रहा था, ठीक है। एंड इट वॉज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ऑन रिकॉर्ड और उसको गॉडजिला कहा गया था क्योंकि उसकी इंटेंसिटी बहुत ही टाइम तक सस्टेन रही थी। लेकिन जो करंट लानीना एपिसोड है उसने सर्टनली इस लेंथ को सरपास कर दिया है। 19 महीने से तो बहुत ज़्यादा हो गए, 3 साल चले गए, ठीक है। सितंबर 2020 में चालू हुआ था ये लानीना का फेस और ये पास्ट 24 मंथ से सस्टेन्ड है और ऐसा लगता है कि अगले 6 महीने में भी प्रिडिक्शन है। तो इसीलिए डेफिनेटली इट इज़ क्लासिफाइड एज अ ट्रिपल डिप ला नीना, ओके। और एल नीनो और लानीना के इवेंट्स है डेफिनेटली एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है, दोनों डिफर करते हैं अपनी लेंथ और स्ट्रेंथ में। हम देखते हैं कैसे। एक एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में, अगर आप इसका ऑनलाइन वर्जन पढ़ते हैं या कुछ भी, आप इधर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पर ये इंपॉर्टेंट है। एल नीनो के एपिसोड्स जो हैं वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होते हैं, ठीक है, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होते हैं इन द सेंस थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल्स पे होते रहते हैं। और यूजुअली जो एल नीनो के एपिसोड्स होते हैं जो उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है वेदर के इवेंट्स पे एज कम्पेयर टू ला नीना। तो अगर हम ला नीना की बात करें, ये फ्रीक्वेंटली नहीं होते, पर इनका जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा सस्टेन रहता है, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए रहते हैं सस्टेन्ड, ओके। इसीलिए जो मल्टी ईयर लानीना इवेंट्स हैं दे आर मोर कॉमन। अगर हम बात करें, ठीक है, दे आर क्वाइट कॉमन। अगर 12 महीने से ज़्यादा का लानीना देखना थोड़ा सा कॉमन है, लेकिन मतलब ये जिस तरह का लानीना अभी हम देख रहे हैं ये तो तीसरी बार ही हो रहा है सिर्फ। अकॉर्डिंग टू रीसेंट पेपर पब्लिश्ड बाय चाइनीज रिसर्चर्स, ऑलमोस्ट हाफ 6 out of 13 ऑफ ऑल नीना इवेंट्स सिंस 1950 हैव स्ट्रेच्ड फॉर 2 years। मतलब जितने भी अभी तक लानीना इवेंट्स हुए हैं 1950 से लेके अभी तक, उसमें से 50% जो नंबर है वो 2 साल तक सस्टेन रहा ही है। तो लॉन्गर रन आप देख सकते हैं, लेकिन जो उसमें से 3 है इंक्लूडिंग द करंट वन, तीसरा अभी जो करंट वन को इंक्लूड करते हुए, वो 3 साल के लिए कंटिन्यू करेंगे या कर चुके हैं ऑलरेडी वो, ओके। तो इसके अगर हम कॉन्ट्रास्ट में देखें, 75% ऑफ एल नीनो इवेंट्स जो हुए हैं वो 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो गए थे, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है और कोई भी आज तक एल नीनो ऐसा नहीं आया, ये फैक्ट आपको याद रखना है। नो एल नीनो हैज एवर स्ट्रेच्ड इनटू अ 3rd year, ओके। अब लेकिन दो वो प्रोलॉन्ग्ड होता है लानीना का एपिसोड, पर इट्स नॉट अनकॉमन। द करंट वन डिफर्स फ्रॉम द प्रीवियस 2 ट्रिपल ईयर इवेंट्स। मतलब अब देखिए मैंने कहा है कि तीसरा ट्रिपल ईयर इवेंट हो रहा है लानीना, तो पहले जो हुए थे 2 उससे कैसे डिफरेंट है ये वाला, क्योंकि जो दोनों अर्लियर इवेंट्स थे, एक हुआ था 1973 से 1976 के बीच में और एक हुआ था 1998 से 2001 के बीच में। उसको वो दोनों ही प्रिसीडेड, दोनों को ही प्रिसीड किया था किसने? स्ट्रॉन्ग एल नीनो ने। मतलब उससे जस्ट पहले एल नीनो आया था, फिर लानीना। ये ऑब्वियस है, होना वैसे यही चाहिए, होता यही है कि पहले एल नीनो फिर लानीना, फिर एल नीनो फिर लानीना, ऐसे ये लोग रेकल करते रहते हैं। लेकिन प्रोलॉन्ग्ड लानीना इवेंट्स इन दो सर्कमस्टांसेस कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय द फैक्ट कि जो अक्यूमुलेटेड हीट थी ओशंस में वो बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से इवेंट्स एक दूसरे को ऑल्टरनेट बेसिस पे आते हैं। लेकिन अभी अभी क्या है, मतलब हीट इतनी ज़्यादा थी इसीलिए डिसिपेट होने में काफ़ी टाइम लग गया, इसलिए 3 साल तक खिंच गए। लेकिन अभी जो प्रेजेंट वाला वो है ना, इससे पहले तो एल नीनो आया ही नहीं। मैंने आपको क्या बताया, 2015-16 में लास्ट एल नीनो आया था, राइट। अब ये जो ला नीना है ये 2020 में स्टार्ट हुआ,
इन द सेंस इससे पहले इसको प्रिसीड एल नीनो ने नहीं किया, तो अभी तक यही क्लियर नहीं है कि एक्चुअली में 3 साल तक खिंच क्यों रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इवेल्युएटिंग द लाइकली इम्पैक्ट, कि लाइकली इम्पैक्ट क्या हो सकता है ये हमें देखना है। जैसा कि मैंने बताया कि जब भी लानीना होता है गुड रेनफॉल आती है मॉनसून सीजन में भारत के, और इसका ऑपोजिट होता है एल नीनो, हमारे पास कम मॉनसून रेनफॉल आती है, सप्रेस हो जाती है यहाँ की मॉनसून रेनफॉल। अगर एक कंटिन्यूड स्पेल ऑफ ला नीना की अगर हम बात करें, वो इट कुड लीड टू एक्सपेक्टेशन ऑफ अनदर ईयर ऑफ गुड और नॉर्मल रेनफॉल। लेकिन अगर हम अभी तक के मॉनसून सीजन की जैसे हम बात करें, डेफिनेटली हुआ भी, अच्छी रेनफॉल मिली है, 7% से ज़्यादा हो चुकी है, नॉर्मल से 7% ज़्यादा। लास्ट ईयर भी 100% एवरेज जो रेनफॉल थी वो थी, ठीक है, जितनी होती है नॉर्मल रेनफॉल। लेकिन अगर हम बात करें कितना भी पावरफुल एनसो कंडीशंस हो, पर ये सिर्फ बहुत सारे फैक्टर्स में से एक फैक्टर है जो इफेक्ट करता है भारत की मॉनसून रेनफॉल को। बड़े सारे और फैक्टर्स होते हैं, और एक 1-on-1 कोरिलेशन अभी तक कोई साइंटिस्ट एस्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं एनसो कंडीशन और अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो भारत रिसीव करती है। ओके और जो एनसो का प्रभाव है, इम्पैक्ट है, इट इज एट द मैक्रो लेवल पे होता है इन द सेंस। लेकिन माइक्रो फैक्टर्स भी तो अकाउंट करते हैं इन द सेंस, लोकल लेवल पे छोटी छोटी नहरें हैं या कुछ है, उसकी वजह से बारिश आ जाती है। बहुत सारी चीजें होती हैं, बारिश बनने के लिए कहीं पे डस्ट ज्यादा है तो वहां बारिश हो जाएगी, बड़े सारे और रीजन होते हैं। तो इसीलिए इट इज वन ऑफ द फैक्टर्स जो एनसो कंडीशन है। जो अगर हम लोकल जगहों पे देखें तो बारिश के बड़े सारे और रीजन हैं, एंड इट इज डेफिनेटली गेटिंग एग्जैसरबेटेड बाय द क्लाइमेट चेंज। जो लोकल लेवल पे हम रेनफॉल पैटर्न्स के चेंज देख रहे हैं वो क्लाइमेट चेंज से भी तो लिंक्ड है। एंथ्रोपोजेनिक भी तो आप देख रहे हैं, एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस जो हो रही हैं। कंटिन्यूएंस ऑफ ला नीना फर्दर इनटू 2023 इज नॉट बैड न्यूज फ्रॉम द इंडियन स्टैंड पॉइंट, बट इट इज नॉट द सेम फॉर मेनी अदर रीजन्स, ठीक है। क्योंकि ला नीना का अगर यहाँ अच्छा रेनफॉल है तो कहीं पे जैसे यूएसए में ला नीना इज एसोसिएटेड विद वेरी ड्राई विंटर्स। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया अगर हम देखें जो ट्रॉपिकल रीजन ही है, ला नीना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल ले आता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ ही आ जाती है, इतना ज़्यादा रेनफॉल आ जाता है ला नीना की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी खराब ही है। द वाइड स्प्रेड ड्राउट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ये सब कुछ हम देख चुके हैं जो इस साल हुआ है। इतने सारे ड्राउट्स हमने जो यूएसए में देखे, और साथ ही साथ हमने बाढ़ जो ऑस्ट्रेलिया में देखी, इट इज़ डेफिनेटली ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड ला नीना। दिस इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट यू मस्ट रिमेंबर। और जो एक्सेसिव रेनफॉल है पाकिस्तान में, ये तो मैंने बता ही दिया था आपको। ओके अगर हम लेटेस्ट बुलेटिन यानी कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो WMO ने निकाली है, वो कह रही है कि वर्सनिंग ड्राउट इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का भी अब फैक्टर आप याद रखिए, अफ्रीका में बीच में पूछा जा सकता है। यूजुअली लोग इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया और यूएसए पे ही ध्यान देते हैं, लेकिन हम अफ्रीका भी देख लेते हैं कि अगर वर्सनिंग ड्राउट हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका में देख रहे हैं, सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स में देख रहे हैं, डेफिनेटली ला नीना की वजह से होता है। तो ला नीना अफ्रीका में ड्राउट लेके आता है, ठीक है। और स्पेशली जो ला नीना वही कर रहा है, WMO का ये कहना है, अबव एवरेज रेनफॉल जो साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलेशिया में देख रहे हैं या फिर ओशियानिया वाले रीजन में देख रहे हैं, वो भी इसी वजह से हो रही है, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है। और जैसे कि यहाँ पे एक फैक्ट लिखा है, आपको याद रखना है, परसिस्टेंस ऑफ ला नीना वाज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट इन वर्सनिंग ऑफ द ड्राउट इन अफ्रीका, ठीक है। अब क्लाइमेट चेंज का क्या लिंक है, देखिए जो अकरेंसेज है एल नीनो और ला नीना के, वो रेगुलर नहीं है। कभी कभी वो 2 सालों बाद होते हैं, अकर करते हैं, कभी कभी 7 सालों बाद आता है एल नीनो या ला नीनो, ठीक है, ला नीना। तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स वैसे भी हमारे पास बहुत पहले के है ही नहीं। 1950 हम कह रहे हैं, 1950 से पहले भी तो हो सकता है। तो इसीलिए जो नेचुरल वेरिएबिलिटी है एनसो की, वो पूरी तरह से समझी भी नहीं जा सकती जब हमारे पास रिकॉर्ड्स ही पूरे पास्ट के नहीं है अभी तक, ठीक है। तो जब हमारे पास नेचुरली कैसे वेरी करता है एनसो इवेंट्स वही नहीं पता, तो फिर हम ग्लोबल वार्मिंग का क्या इन्फ्लुएंस है इसके चेंज में, वो कैसे हम क्वांटिफाई कर दें, कितना चेंज है कितना नहीं है, ठीक है। हमें बहुत, देखिए ग्लोबल वार्मिंग हम कहते हैं अभी हमारी वजह से होना स्टार्ट हुआ है, हम यही कहते हैं ना। जब 1950 से पहले का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, अगर तब भी वही वेरिएशंस होती हो जो आज हो रही हैं, तो मतलब ग्लोबल वार्मिंग एक फैक्टर नहीं है ना। तो ये हम पता ही नहीं कर सकते एक तरह से, पर कुछ तो है जो हम पता कर सकते होंगे, वो देखते हैं, लास्ट पैराग्राफ में है। तो इसलिए बहुत सारी सजेशंस हैं कि क्लाइमेट चेंज इंक्रीज कर रहा है। बहुत सारे कहते हैं लो की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है, इंटेंसिटी भी इंक्रीज कर रहा है इन एपिसोड्स की, पर क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट एंटायरली रिमेन्ड अनसेटल्ड। और पार्ट ऑफ द रीजन इज द फैक्ट दैट ट्रेड, जो देखिए बहुत सारा जो फैक्टर है वो ट्रेड विंड्स भी तो रेनफॉल लाने में करता है, तो ट्रेड विंड्स का भी कुछ पता नहीं है। ऑलराइट, लेकिन अगर एक क्लियरर एविडेंस है एक लिंक के बीच में जो ग्लोबल वार्मिंग और इन तरह के इवेंट्स में, वो ये है कि जब ला नीना ईयर्स होते हैं तो जो कोल्डर सर्फेसेस होते हैं वो अलाउ करते हैं ओशन को, ताकि वो ऑब्जॉर्ब कर सके ज्यादा हीट एटमॉस्फेयर में से, यही तो होगा, राइट। जो कोल्डर रीजन है वो
एटमॉस्फेयर में से अब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है हीट को, ठीक है। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि जो एयर टेम्परेचर्स हैं वो टेंड टू गो डाउन, यानी कि जो एटमॉस्फेयर की जो हीट आपने जब अब्जॉर्ब कर ली, ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन इस पे भी WMO कहता है कि पर ये इतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कूलिंग इफेक्ट नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग को रिवर्स कर दे, ओके। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग यू कैन रिमेंबर. It is La Nina's cooling influence is temporarily slowing the rise in. All right, this is something I've already told. Let's move on to another article. And now we have to pace up क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी है. देखिए, पता है मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें रह जाएं, इससे मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि 1 घंटे में इतना सब कुछ कैसे कवर करूँ. आप इसका मुझे प्लीज़ कोई सजेशन दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं आप देखो ही ना वीडियो, इस चक्कर में अगर कोई एक 1 घंटा या 1 घंटा 7 या 5 मिनट से ज़्यादा की वीडियो हो जाए, कहीं कोई देखे ही ना. बट अब आप बताइए आप क्या चाहते हैं. आप चाहते हैं कि अगर थोड़ा सा बाई चांस थोड़ा सा एक्सीड कर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर मैं पेस अप करूँ और जल्दी जल्दी फिर बाकी सारी चीज़ों को समझाऊँ. प्लीज़ प्लीज़ कॉमेंट अबाउट दिस, बिकॉज दिस एक्चुअली इरिटेट्स मी अ लॉट. ओके, कि क्या होना चाहिए. आई कुड हैव सेंट माई सन अवे, बट कैन आई हाइड हिम फ्रॉम गॉड. देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एथिक्स का एग्जाम्पल है, जो आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं, कभी कभी वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उनका आ जाता है जब, या अगर सही गलत को चूज करना हो, अगर बाई चांस उनका कोई बच्चा है जिसने क्राइम किया है, वो उसको कभी भी होल्ड करते ही नहीं पनिशेबल. तो ऐसे जब आम आदमी से सीखना चाहिए एक ऑफिसर को, ताकि वो ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी या फिर अपने कॉन्शियंस की बात सुने, ना कि अपने नेपोटिस्टिक जो उनके इमोशंस होते हैं उनकी बात सुने. देखिए इसमें क्या हुआ है. एक बच्चा जो मदरसा में पढ़ रहा था, उसने अपने साथ वाले एक छोटे से बच्चे की जान ले ली. एक्चुअली वो बच्चा क्या था, वो बच्चा जो है जिसने किल किया है दूसरे बच्चे को, वो एक्चुअली में पढ़ने लिखने में उसका मन नहीं लगता इतना ज़्यादा. तो उसको ये था क्योंकि उसके माँ बाप ने मदरसा में उसे डाल दिया. पहले तो अपने वहाँ के किसी स्कूल में डाला था, फिर वहाँ वो पढ़ने लिखने में उसका मन नहीं लगता था, तो सोचा शायद मदरसा में ही अपने बड़े स्कॉलर से जो उनसे सीख ले कुछ. तो वो भी वहाँ उसका मन नहीं लगता था. उसको लगा कुछ जब बड़ा हो जाए ना, कुछ बड़ा कर दूंगा मैं, जब पूरा मदरसा ही बंद हो जाएगा इस चक्कर में, फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा कुछ टाइम के लिए तो एटलीस्ट, फिर मैं घर चला जाऊंगा भाग के. तो उसने उस बच्चे को ही मार दिया इस चक्कर में. तो फिर इससे क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं था. बात ये है कि उनके जो पेरेंट्स हैं, यानी कि उनके जो फादर हैं, जो अक्यूज्ड हैं उस बच्चे के, जो 50-year-old मैन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया, मैं चाहता तो भगा सकता था, उन्होंने बोला. जब उनके बच्चे के बारे में उन्हें पता चल गया, तो जब पुलिस इतने सारे इनोसेंट, वो कहती कि अगर मैं अपने बच्चे को मतलब गिरफ्तार ना करवाता तो पुलिस हरास करती रहती इनोसेंट लोगों को. गलती तो मेरे बच्चे की है, मारा तो उसने है ना. पुलिस बाकी लोगों से पूछताछ करती रहती, किसी पे तो केस आ ही जाता, फॉल्स केस आ जाता. तो मैं ठीक है अपने बच्चे को भगा देता, कहीं छुपा देता, पर ऊपर वाले से कैसे छुपाता मैं, राइट. तो ये चीज़ है. और पुलिस दूसरों को हरास करती रहती है, एक चीज़ यहाँ पे ये भी लिखी है. तो यही चीज़ मुझे आपको बतानी थी. इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, अ लॉट ऑफ गट्स, एक बहुत बड़ा दिल ये चीज़ करने के लिए, आई बिलीव. ओके, तो उन्होंने खुद क्या किया, अपने बेटे को बोला कि ठीक है आप ऐसा करिए कि आप सबको गुड बाय बोलिए, क्योंकि आप जाइए नहाइए अंदर जाके, जैसे ही वो बच्चे को लेके आए फिर, और सबको, अपने छोटे भाई बहन को, बड़े भाई बहनों को, अपनी मदर को, सबको गुड बाय बोलो, क्योंकि मैं आपको पुलिस स्टेशन लेके जा रहा हूँ. उन्होंने जाके वहाँ पे गिरफ्तार करवा दिया अपने बेटे को. सो दिस इज, आई थिंक, आई डोंट नो, आई सीरियसली कैन नॉट डिस्क्राइब इट कि क्या ही, व्हाट काइंड ऑफ emotions it actually swirled within me. Government to spray biodecomposer solution over paddy fields to curb stubble बर्निंग पोल्यूशन. ओके, देखिए क्या है कि दिल्ली गवर्नमेंट का आपने लास्ट ईयर भी सुना होगा, जिसे हम पूसा डिकम्पोजर्स कह रहे थे. तो वही इन्होंने इस बार भी बोला कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट अराउंड 5000 एकर्स ऑफ पैडी फील्ड्स में, ताकि विंटर में जो स्टबल बर्निंग की वजह से जो पोल्यूशन होता है, उस तरह का पोल्यूशन को हम रोक सकें, इसीलिए हम फ्री में 5000 एकर्स ऑफ जो पैडी फील्ड है उसमें, सिटी में, उस पर ये छिड़केंगे. ठीक है, तो एक्चुअली आपको ये बात पता होगी कि 2020 में ये पूसा डिकम्पोजर्स लेके आए थे. तो ये डिकम्पोजर्स है क्या, देखिए कैप्सूल्स होते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल्स. उस कैप्सूल को कैसे बनाया जाता है, क्योंकि वो 7 डिफरेंट तरह के जो फंजाई के स्ट्रेन्स हैं उनको इकट्ठा करते हैं. फंजाई ऑब्वियसली एक डिकम्पोजर है, राइट, फंजाई तो यही करता है. तो फंजाई एक डिकम्पोजर है, तो इस फंजाई के स्ट्रेन्स को लेते हैं 7 डिफरेंट तरह के, और फिर ये जो पैडी स्ट्रॉ है इससे, यानी कि जो राइस का स्ट्रॉ होता है या पराली, जैसे जो भी आप कहते हैं, तो उसको डिकम्पोज करने में हेल्प कर सकता है ये वाला फंजाई के ये वाले स्ट्रेन्स.
उसको कैप्सूल में फॉर्मुलेट किया जाता है और यही सब कुछ फिर क्या करते हैं कि जो फंजाई जो एंजाइम्स निकाल प्रोड्यूस करते हैं, सिक्रीट करते हैं, एसेंशियल एंजाइम्स जो डिग्रेडेशन प्रोसेस को पेस अप करते हैं। तो अगर हम बात करें कि देखिए क्या होता है कि कैप्सूल तो कुछ नहीं है, कैप्सूल तो आप ऐसे मिट्टी में कैप्सूल रख दिया चलो प्रॉपर बात खत्म, ऐसे तो हो नहीं सकता है ना। इसका एक मिक्सचर बनाया जाता है। क्या होता है कि एक लिक्विड फॉर्मुलेशन बनाते हैं, ये डिकम्पोजर कैप्सूल है उसको डाला, ठीक है, उसको फर्मेंट करवाया 8 से 10 दिन के लिए फर्मेंट करवाया। यानी आपको पता है फर्मेंट कैसे करते हैं, यीस्ट भी तो ऐसे ही करती है फर्मेंट, क्योंकि यीस्ट भी एक फंजाई है, ठीक है। तो उसको फर्मेंट करवाया 8 से 10 दिन के लिए, फिर क्या किया, एक मिक्सचर बन गया, फिर मिक्सचर को फील्ड पे स्प्रे कर दिया गया, ठीक है, जहाँ पे क्रॉप स्टबल वगैरह है उस पर स्प्रे कर दिया, फिर वो बायो डिकम्पोजिशन करना शुरू कर देती है। और फार्मर देखिए अराउंड 25 लीटर का लिक्विड मिक्सचर बना सकते हैं 4 कैप्सूल्स में से। वो 4 कैप्सूल्स डाले, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालें, जैगरी और चिकपी फ्लावर, तो इट इज़ द बेस्ट अवेलेबल सोल्यूशन जो डील कर सकता है डिकम्पोजिशन के मैकेनिज्म से, ठीक है। तो ये मिक्सचर सफिशिएंट हो जाएगा, 25 लीटर जो हमने अभी बनाया वो सफिशिएंट हो जाएगा 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड को डील करने में उनके क्रॉप स्टबल से, ठीक है। और टाइम कितना लेता है, देखिए वैसे तो कहते हैं 20 दिन लेता है, लेकिन बहुत सारे अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में, या फिर वैसे भी कहते हैं लोग, जो फार्मर्स ने अप्लाई किया तो 45 डेज लेते हैं, तो लेकिन फिर सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इस चीज़ का यही है, जब 45 दिन इसी को जाने में, इससे अच्छा तो जला ही देते हैं ना फार्मर्स, इसीलिए तो जलाते हैं क्योंकि पैडी को हटा के उन्होंने वीट उगाना होता है विंटर्स में, राइट। तो फिर जब आप ये कर दोगे तो फिर 45 दिन तक तो वही नहीं डिकम्पोज होगा, तो फिर हम वीट कैसे उगाएंगे। तो ये चीज़ है एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके लिए। और बाकी इनका मतलब और भी फ़ायदे तो बहुत हैं, जैसे फर्टिलिटी इंप्रूव कर देता है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर देता है। तो जब आपने फर्टिलिटी ऑलरेडी इंप्रूव कर ही दी तो इट वर्क्स एज अ मैन्योर, है ना। आपको मैन्योर अलग से फर्टिलाइजर डालने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ही कम फर्टिलाइजर डालने की ज़रूरत पड़ेगी आगे जो आपने क्रॉप्स ग्रो करनी है। तो ये है, इको फ्रेंडली है और स्वच्छ भारत मिशन के साथ अलाइंड है। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और राइट, देखिए हमने रिसेंटली पूरा मैकेनिज्म पढ़ा था कि एसटी लिस्ट या एससी लिस्ट में जब भी किसी एक कम्युनिटी को ऐड करना होता है तो उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो अब कुर्मीज जो है, कुर्मी कम्युनिटी है, वो बहुत सारी ब्लॉकेट कर रही है। रिसेंटली हमने देखा बहुत सारी 6 कम्युनिटीज़ को ऐड किया गया कैबिनेट अप्रूवल द्वारा, वो बहुत सारी प्रोटेस्ट कर रही है कि हमें भी इंक्लूड करिए एसटी की लिस्ट में। आपको पता है आदिवासीज और चुटिया कम्युनिटीज़ वगैरह जो नॉर्थ ईस्टर्न के हैं, वो लोग भी काफ़ी प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं कि अगर हमें ज़्यादा डिले किया गया इंक्लूड करने में तो हम भी प्रोटेस्ट करेंगे। स्टूडेंट्स गॉडेड इनटू वेयरिंग हिजाब टू स्कूल बाय पीएफआई। देखिए सरकार यानी कि स्टेट ऑफ कर्नाटका ने क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट में, आपको पता है हिजाबरों पे पिटिशन सुनी जा रही है। तो उन्होंने कहा है देखिए इससे पहले तो नहीं होता था, इससे पहले कोई हिजाब नहीं पहनता होता था। ये ज़बरदस्ती क्या किया है, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है उन्होंने सोशल मीडिया पे मैसेजेस फैलाए हैं और ज़बरदस्ती मतलब सारी बच्चियों को बोला था कि आप हिजाब पहन के स्कूल जाइए और उसके बिना मतलब फोर्स करिए कि मतलब उसके बिना आप जाएंगे ही नहीं। तो उस वजह से सब कुछ एक्शन में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का किया धरा है। और राइट, दिस इज अ वेरी पर्टिनेंट। आप देखिए पता है गवर्नर से रिलेटेड कुछ भी हो, क्योंकि गवर्नर पे एक बहुत बड़ी एलिगेशन होती है कि वो एक्चुअल में सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना एक पपेट होते हैं। क्यों, वो जो जो ऑपोजिशन पार्टीज जो रूल कर रही हैं स्टेट लेवल पे, उनके खिलाफ अगर कभी भी कोई एक्शन दिलवाना हो तो वो गवर्नर के थ्रू सेंट्रल रजीम करवा सकती है। तो अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं, आपने पौंडीचेरी में देखा होगा, किरण बेदी का एग्जाम्पल देखा होगा, उनके खिलाफ बड़ी सारी एलिगेशंस थी जब वो गवर्नर थी वहाँ की। तो ये सारे आप चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखिए करिएगा। अब देखते रहिए कि कैसे गवर्नर का जो इशू है इवॉल्व कर रहा है। लेकिन अभी पता है क्या हुआ है कि इस एडिटोरियल का ये कहना है कि अभी तक तो हम देखते थे ना, ठीक है, वेस्ट बंगाल के केस में जो जगदीप धनखड़ जी जो हमारे अभी प्रेजेंटली वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी के साथ बहुत सारी लड़ाइयाँ हमने उनकी देखी, ये सब कुछ ठीक है, ये आज की सदियों से चल ही रहा है ये। लेकिन जो अब केरला के गवर्नर ने आरिफ मोहम्मद खान जी ने किया है, एक्चुअली वो अपनी एक लाइन से थोड़ा सा क्रॉस कर गए हैं। क्योंकि आपका आपसी वो आप मतलब सरकार को वो कर रहे हो वो समझ आता है, लेकिन आपने क्या किया, इन्होंने एक्चुअली ये थोड़ा सा लाइन कैसे इन्होंने क्रॉस कर दी, क्योंकि जो रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है जो केरला में गवर्न कर रही है, उनके खिलाफ इन्होंने क्या किया, पिनाराई विजयन आपको पता है चीफ मिनिस्टर है केरला के, तो उनके खिलाफ इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कुछ गलत बोल दिया। तो अभी हम देखते हैं कैसे। देखिए अभी तक क्या था, मिस्टर खान और मिस्टर विजयन थे, उन्होंने एक फंक्शनल रिलेशनशिप तो अपने एपरेंट डिफरेंसेस के बाद भी मेंटेन किए थे, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, कन्नूर यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है, जो केरला की यूनिवर्सिटी है,
वहाँ पे क्या हुआ कि मिस्टर विजयन की जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, मिस्टर विजयन के यानी कि चीफ मिनिस्टर के जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, उनकी वाइफ को अपॉइंट कर दिया गया है एक एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में। तो मिस्टर खान को ये बड़ा नेपोटिस्टिक लगा और ये सब कुछ लगा। तो मिस्टर खान ने क्या किया, मिस्टर खान देखिए गवर्नर चांसलर होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी के, और आपको ये पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, उनके चांसलर कौन है, प्रेसिडेंट चांसलर है, ये बात आपको पता है ना, राइट। तो उनके चांसलर वो है, वाइस चांसलर बाकी जो भी होते हैं वो तो बदलते रहते हैं, ठीक है। तो गवर्नर क्योंकि चांसलर हैं कन्नूर यूनिवर्सिटी के, वो काफ़ी क्रिटिकल हुए इस मूव को लेके, और उन्होंने बोला कि एक फुल लेंथ प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलवाई, और ये एक्चुअली क्रॉस द लाइन ऐसा लिखा है इधर। और फिर उन्होंने पूरे अपने जो उनकी ऑफिस की जो मेजेस्टी है, उनके ऑफिस का जो ऑनर है उसको ब्रीच कर दिया, जो गवर्नर वो है, क्योंकि उस आप नहीं कर सकते, मतलब दिस इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। उन्होंने बोला कि ये जो सरकार है वो एंटाई नेशनल है, नेपोटिज्म को फेवर करती है, एंटाई सोशल है, ये सब कुछ उन्होंने बोला। और एक अनइलेक्टेड अपॉइंटी जो सेंटर के होते हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट, वो मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते, यू आर एक्सपेक्टेड टू अप्रिशिएट द पॉपुलर मैंडेट ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट, क्योंकि वो जनता द्वारा इलेक्ट करके आई गई है, आप थोड़ा सा उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये यहाँ पे लिखा है। और यही सब कुछ यहाँ पे देखने की कोशिश की है। बड़े सारे आप देखते हैं लोकायुक्ता, मैंने लोकायुक्ता भी इनफैक्ट मतलब फिर क्या हुआ, चलिए इन्होंने तो बोल ही दिया, फिर एलडीएफ की सरकार जो है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, उस जो मिस्टर विजयन यानी जिन्हें लीड कर रहे हैं, उन्होंने भी रेसिप्रोकेट किया, ठीक है। हम अगर आपको हम पसंद नहीं है तो हम भी बोल देते हैं आपके खिलाफ दो तीन बातें। इन्होंने क्या बोला कि आप आरएसएस के भेजे हुए इंसान हैं, यू आर एन अनहाइंज्ड एजेंट ऑफ आरएसएस एंड यू नो, ऐसी ऐसी बातें इन्होंने भी बोल दी आगे से। तो दोनों ने ही एक्चुअल में एक पब्लिक उसमें लड़ाई में दोनों घुस गए हैं, दोनों के ही लेवल पे ये बात गलत है। दे शुड एक्चुअली उनको एक दूसरे बैठ के बात करनी चाहिए। और इस एडिटोरियल में ये भी लिखा है कि एक्चुअल में पता है जो मिस्टर खान है, गवर्नर है, वो भी क्या कर सकते थे, वो ठीक है उनको दिक्कत हुई थी, वो उनको नोटिस भेज सकते थे या उनसे बात कर सकते थे, आपने सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली, तो ये गलत था। तो यही सब कुछ यहाँ पे लिखा है कि यू शुड एक्चुअली कम टू टर्म्स विद इट, विद ईच अदर ऑन अ काम बेसिस, ओके। What is lumpy skin disease and how does it spread? लंपी स्किन डिजीज के बारे में बहुत बारी आपको समझा चुकी हूँ, 3 4 5 बार कम से कम मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक कैप्री पॉक्स वायरस है, पॉक्स वायरिडी फैमिली, यानी कि जिससे स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स वायरसेस बिलोंग करते हैं, सेम फैमिली को ये भी बिलोंग करते हैं। शीप पॉक्स वायरस या फिर गोट पॉक्स वायरस भी इन्हीं के फैमिली को बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये जिस तरह के एंटीजेंस रिलीज करते हैं बॉडी में, उसका इम्यून रिस्पॉन्स भी सेम ही है जो इस वायरस से आता है। ये जूनोटिक वायरस नहीं है, यानी कि ये डिसीज ह्यूमंस में स्प्रेड नहीं कर सकती, जंप नहीं कर सकती एनिमल्स से, ओके। और ये वेक्टर के द्वारा स्प्रेड की जाती है डिसीज, मस्कीटोज, बाइटिंग फ्लाइज, ये सब वगैरह इनको भेज सकते हैं, ठीक है। काउज और वाटर बफलोज में, एशियन बफलोज जिसे हम कहते हैं, ओके। और जो अब देखिए बात ये है, लेकिन स्प्रेड तो कर रही है, तो स्प्रेड कैसे कर रही है डिसीज एनिमल्स में, राइट। तो इन्फेक्टेड एनिमल्स क्या करते हैं, वो शेड करते हैं वायरस को, ओरल या नेजल सिक्रीशंस जो आपने देखा है कि कैटल में निकलती हैं उसके थ्रू। तो जब ओरल और नेजल सिक्रीशंस जो है, अगर बाई चांस आप सेम पानी वाले उसमें तसले में से या फिर कुछ उसमें पी रहे हैं पानी, राइट, तो फिर आपने उसको कंटामिनेट कर दिया, फिर वो पानी कोई और गाय आके पिएगी तो फिर वो उसको भी वो डिसीज हो जाएगी, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। या फिर आप सेम फीडिंग हो रही है, या फिर आप नहा सेम रहे हैं जगह पे, तो इन तरह के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से भी ये फैलता है। अगर इनफैक्ट यहाँ पे ये भी लिखा है, स्टडीज ये बताती हैं कि जो एनिमल सीमन होता है, यानी कि जब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जाती है, अगर इन्फेक्टेड उसका वो ले लिया तो फिर वैसे भी डिसीज फैलेगी, तो आप जीनोम ही ले रहे हो, वो तो एक बहुत ही बड़ा रीजन बन गया। खैर, तो ये सब कुछ आपको पता है। बाकी ये इम्यून जो इन्फेक्शन का ये सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें कुछ भी नया नहीं लिखा। बात ये है कि जाम्बिया से निकला था, ये भी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। सबसे अलग चीज़ है यहाँ पे क्या है कि इज इट सेफ टू कंज्यूम द मिल्क ऑफ अफेक्टेड कैटल। देखिए अभी तक तो वैसे इतना पॉसिबल नहीं हुआ है ये सर्टेनली बताना कि क्या प्रेजेंस इनके मिल्क में भी होती है इन्फेक्शियस वायरस की, क्या मिल्क जो इनसे डिराइव किया जा रहा है कि उसमें वायरस आता है कि नहीं। लेकिन जो FAO है, जो UN एजेंसी है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उनका ये कहना है कि जितना भी एशिया में जितना भी मिल्क है उसको पहले प्रोसेस किया जाता है, बॉईल किया जाता है, ड्राई किया जाता है, मिल्क पाउडर बनाया जाता है, तो इससे वायरस कंप्लीटली इनएक्टिवेटेड हो ही जाता है। और इनफैक्ट एक स्टडी जो IVRI द्वारा निकाली गई है, उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है इट इज सेफ टू कंज्यूम मिल्क फ्रॉम कैटल, क्योंकि आप देखिए ना, कैटल का जो मिल्क है उसमें कहाँ से वायरस आ सकता है, आप चाहे उसको बॉईल करें ना करें, क्योंकि नॉन जूनोटिक डिसीज है, जब जब जंप कर ही नहीं सकता ये वायरस, तो
हाउ इज दैट पॉसिबल, ये चीज़ इन्होंने बोली है। खैर अभी भी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस आपको पता है, जब मिल्क प्रोड्यूस जो मिल्क यील्ड है वो कम हो जाएगा तो इकोनॉमिक लॉस तो होगा ही। और इनफैक्ट राजस्थान में तो इतना लॉस हुआ है कि 3 से 6 लाख लीटर अ डे का कम हो गया है। तो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है। और राइट, और गवर्नमेंट क्या कर रही है ये चीज़ आपको पता है। देखिए यहाँ पे तो ना इन्होंने पुराना डेटा लिखा है कि जो 2019 में हमने वो बनाया था जीनोम्स वगैरह लेके गोट पॉक्स वायरस वगैरह से, और वही हम वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं। अभी कल मैंने आपके साथ इंडियन एक्सप्रेस में जो आया था वो डिस्कस किया था। उन्होंने उस स्टडी के हिसाब से क्या पता चला है कि वो जो 2019 वाला जो वायरस था ना वो म्यूटेट कर चुका है। अब वाला वायरस आउटब्रेक और ये वाला जो वायरस आउटब्रेक है वो सेम नहीं है, 6 जीनोम्स हैं जो डिफरेंट हैं। तो इसीलिए मतलब जो उनकी एफिकेसी है जो वैक्सीन की वो कम हो सकती है। तो इस पे काफ़ी स्टडीज चल रही हैं। कोर्ट टू टेक अप बोरा प्रोटेक्टेड प्रैक्टिस केस। देखिए अभी तक क्या है, 1962 की जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसके तहत, यानी कि इस जजमेंट को आए भी 60 साल हो गए, उस जजमेंट के तहत क्या हुआ था कि जो दाऊदी बोरा कम्युनिटी, अगर आपको पता है, उनमें क्या होता है, जो एल्डर्स होते हैं ना, एल्डर्स के पास एक राइट होता है कि वो क्या कर सकते हैं कि एक्स कम्युनिकेशन क्या होता है कि आपने कम्युनिटी में से निकाल दिया उनको। मतलब अगर कोई इंसान आपकी कम्युनिटी के बेंचमार्क्स या नॉर्म्स के खिलाफ जाता है, उसके खिलाफ जाके कुछ करता है, तो फिर आप उसको निकाल देते हो, जब ऑस्ट्रसाइज कर देते हो अपनी कम्युनिटी में से। फिर आप आज से बोरा कम्युनिटी के मेंबर ही नहीं रहे, हमारे में से कोई भी आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। इस तरह का हक है दाऊदी बोरा कम्युनिटी। तो जब ये है, ये जो अब सुना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो इस चीज़ को डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा कि क्या ये जो एक्स कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस है ये तब भी फोर्स में लाई जा सकती है जब महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ पीपल फ्रॉम सोशल बाइकॉट एक्ट 2016 का आ चुका है, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है इस तरह की एक्स कम्युनिकेशन को। लेकिन जो 1962 की जजमेंट है उन्होंने कहा था कि ये जो रिलीजियस हेड्स जो होते हैं बोरा कम्युनिटी के, उनके पास पावर है एक्स कम्युनिकेशन की, क्योंकि ये उनके मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के अंडर आता है, जो प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 26 क्लॉज बी। ओके तो अब देखते हैं कि क्या ये अभी भी रिलीजियस अफेयर्स में आता है कि नो स्पॉटेड डियर ब्रॉट टू कूनो एज प्रे फॉर चीतास। देखिए बहुत सारी प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं, बहुत सारी प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश, देखिए मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डिनाई कर दिया कम्प्लीटली इन तरह की रिपोर्ट्स को कि जो चीतल है, यानी कि जो स्पॉटेड डियर है, राजस्थान से इलीगली या फिर वैसे ज़बरदस्ती लाया जा रहा है। तो राजस्थान में काफ़ी प्रोटेस्ट हो रही है इस चीज़ को लेके, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप चीता ले आए तो चीता के प्रे भी तो चाहिए, और वो चीतल है, राइट। तो वहाँ के लोग बहुत ही वो हैं कि आप वाइल्ड लाइफ के अगेंस्ट हो, ये सब वगैरह बहुत सारी प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं एक्टिविस्ट द्वारा। तो इन्होंने कहा है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कूनो पालपुर जो नेशनल पार्क है उसमें हम कोई भी चीतल वहाँ से नहीं लेके आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। तो ऐसा इन्होंने कहा है। और राइट, चाइना कीप श्रीलंका पाकिस्तान वेटिंग फॉर लोन्स। अभी क्या हुआ, देखिए चाइना ने क्या किया है, फ्लड्स आप देख रहे हैं पाकिस्तान में। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, देखिए जब श्रीलंका को अभी तक हमने $4 बिलियन फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दी है जनवरी से लेके अभी तक, लेकिन चाइना ने एक बूंद का कुछ नहीं दिया उनको, कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने एक साइलेंस मेंटेन की हुई है, जस्ट बिकॉज वो डेट में डूबा हुआ है श्रीलंका। उनको पता है वो अभी भी चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है, तो उन्होंने कुछ नहीं दिया। अब बात आई पाकिस्तान में फ्लड्स हो रही हैं, आप कहते हो आप हमारे ऑल वेदर अलाय हो, हर मौसम के दोस्त, कभी भी कुछ होगा हम आपके साथ खड़े हैं। एससीओ में भी हमने यही देखा, इनकी स्टेटमेंट यही थी। तब भी आप उनको सिर्फ एक टेक्निकल असिस्टेंस ऑफर कर रहे हो, टेक्निकल हेल्प दे रहे हो कि हम फ्लड्स के साथ, जो इतनी बिब्लिकल फ्लड्स वहाँ पे आ रही है, आप सिर्फ टेक्निकल असिस्टेंस दोगे, कोई लोन, फाइनेंशियल असिस्टेंस, कोई हेल्प, कोई एड, कुछ नहीं। तो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है। तो हम इन चीज़ों को पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है। द वर्ल्ड इज इन ग्रेट पेरिल सेज यूएन चीफ। देखिए यूएन चीफ एंटोनियो गटर्स ने क्या कहा है कि जो पूरा संसार है वो बहुत ही, इट इज़ कम्प्लीटली इन पेरिल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, ग्लोबल डिस्फंक्शन ही हो चुका है एक्चुअली। क्योंकि आप देखिए क्या है, फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी भी सेफ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है कि मल्टीप्लाइंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, कितने सारे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। आप सेंट्रल एशिया देखिए, रशिया देखिए, यूक्रेन देखिए, ताइवान, चाइना, फिर आप क्लाइमेट चेंज इमरजेंसी देख लीजिए, पाकिस्तान फ्लड्स हैं, चाइना में ड्राउट्स हैं, फिर आप डायर फिनेंशियल सिचुएशन देख लीजिए डेवलपिंग कंट्रीज़ की कोविड पैंडमिक के बाद। फिर उसके बाद यही सारी चीज़ें वो कह रहे हैं जो यूनाइटेड नेशन के आज तक के गोल थे, एक्सट्रीम पॉवर्टी को हटाना, क्वालिटी एजुकेशन को देना, वो सब कुछ तो रिवर्स ही हो गए, क्योंकि ह्यूमैनिटी इज इन कंप्लीट पेरिल। थैंक यू सो मच।